नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो महाराष्ट्र की घटना ने विपक्ष को एकजुट कर दिया है, ये हम लिख रहे हैं और कह भी रहे हैं। वैसे दावा तो किया जा रहा था कि इस घटना से विपक्ष को झटका लगेगा, विपक्ष बिखर जाएगा, यूपी बिहार जैसे दूसरे राज्यों में महागठबंधन और विपक्षी एकता की कोशिशें बेकार हो जाएंगी। आपको हम कल से दिखा रहे हैं दोस्तों कि कैसे नीतीश कुमार से लेकर जयंत चौधरी तक बीजेपी के खेमे में जाने की जो खबरें इन सबकी चलाई जा रही थीं, और वो सारी खबरें जो हैं वो अभी तक, आज की तारीख जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तब तक वो खबरें जो हैं फर्जी हैं, गलत हैं। मगर इन खबरों की असलियत जल्दी ही सामने आ जाएंगी। फर्जी हैं जो कह रहे हैं उसकी भी असलियत, गलत हैं उसकी असलियत भी, और अगर सही हैं तो उसकी असलियत भी। जयंत चौधरी ने एक तरफ कल साफ मना कर दिया था कि वो नीतीश कुमार कि वो नहीं जाएंगे इधर बीजेपी के खेमे में, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे कल, वो भी आपने देखा, और ये संदेश पहुंच गया कि राजद और जदयू यानी राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड एक साथ है, यानी यूनाइटेड है। और इधर सोनिया गांधी, ममता बनर्जी जैसे तमाम नेताओं ने शरद पवार से बात करके ये बता दिया कि वे उनके साथ खड़े हैं। शरद पवार रविवार से लेकर के अब तक जिस तरह की मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उससे एनसीपी मजबूत दिख रही है और अजीत पवार टेंशन में नजर आ रहे हैं। उनके साथ गए हुए लोग अब वापस शरद पवार के पास लौटने लगे हैं। रविवार को सारे विधायकों के साथ होने का दावा करने वाले अजीत पवार के पास अब केवल 8 विधायक बचे हुए हैं, और इससे पता चलता है कि एनसीपी मजबूत है, और यही मजबूती अब विपक्षी मोर्चे में नजर आ रही है। अभी समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने जो सवाल ट्वीट किया है, उससे बीजेपी और घिरती हुई नजर आ रही है। सिब्बल ने पूछा है, ये ट्वीट आपके सामने है, और सिब्बल ने पूछा है कि भाजपा ने पद और कई दूसरी चीजों का लालच देकर इन निर्वाचित सरकारों को गिराया है। ये कौन सी निर्वाचित सरकारें हैं, ये लिस्ट में है। उत्तराखंड की सरकार 2016 में गिराई थी, अरुणाचल प्रदेश की सरकार भी 2016 में ही गिराई थी, कर्नाटक की सरकार 2019 में गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार 2020 में गिराई, और महाराष्ट्र की सरकार पिछले साल 2022 में गिराई, और अभी उसमें आप देख रहे हैं कि इजाफा कर दिया है भाजपा ने। तो ये आप देख रहे हैं बीजेपी का क्या हाल है, ये साफ यहां नजर आ रहा है। और पूछ रहे हैं कपिल सिब्बल कि क्या देश का कानून निर्वाचित सरकारों को गिराने की इजाजत देता है सुप्रीम कोर्ट, कृपया आप बताइए। तो दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि जब बीजेपी पर ऐसे आरोप लगे हों। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में बीजेपी के सरकार गिराने के खेल को विश्वासघात करार दिया था। अगर आपको याद हो तो आप जानते हैं कि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पाले में करके बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी थी, और इस पर राहुल गांधी ने, जब वो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान थे, तो उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की जनता ने प्रदेश की चुनौतियों को हल करने के लिए कांग्रेस पर जो विश्वास जताया था, उसके साथ विश्वासघात किया गया। संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। जरा सुन लेते हैं, रिकॉल करते हैं। बहुत पुरानी बात है। राहुल गांधी की दाढ़ी बढ़ी हुई है। धीरे धीरे राहुल गांधी साउथ से सेंट्रल इंडिया की तरफ आ चुके थे, यानी मध्य प्रदेश पहुंच चुके थे, और यहां पर राहुल गांधी ने जो बात कही थी, आज इसका जिक्र हम यहां क्यों कर रहे हैं, इसे क्यों दिखा रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको और ये बात जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे समझ में आएगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के। अच्छा, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी, और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे। लोकसभा बंद, चुनाव का रास्ता बंद। मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत के आए। प्रेस का रास्ता बंद। बाकी जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सबको आरएसएस, बीजेपी ने पकड़ रखा है, अपने लोग भर रखे हैं। जुडिशरी पे दबाव डाल रखा है, कोर्ट्स पे दबाव डाल रखा है। तो हमने सोचा एक ही रास्ता है, और कोई रास्ता बचा नहीं है। सड़क पे उतरो, जनता से गले लगो, किसानों की बात सुनो, मजदूरों की बात सुनो,
छोटे व्यापारियों की बात सुनो और उनसे सीधा जाके जुड़ जाओ। हमने सोचा भी नहीं था, मैं आपको सच बता रहा हूं, हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी शक्ति, इतना प्यार, इतना सपोर्ट हिंदुस्तान के लोग, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु के लोग इस यात्रा को देंगे। तो सारी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उस पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है, ये कह रहे थे राहुल गांधी। और उसके अलावा वो भारत जोड़ो यात्रा में जो उन्हें प्यार मिल रहा था उसका जिक्र कर रहे थे। और इसी तरह महाराष्ट्र में सरकार गिराने पर शिवसेना ने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की तुलना उस समय अलकायदा से की थी। बात 2022 की कर रहा हूं। अगस्त 2022 में शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया था कि सरकारें चुनकर लाने के बजाय विरोधियों की सरकारें गिराने और पार्टी तोड़ने की घटनाएं खूब हो रही हैं। इस कारण से भगवान विष्णु का पसंदीदा फूल कमल बदनाम हो गया है। ऑपरेशन लोटस अलकायदा की तरह दहशतवादी शब्द बन गया है। ये सामना में उस समय संपादकीय में लिखा गया था। वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ने की ताजा घटना पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि ये साफ है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। बीजेपी की वॉशिंग मशीन ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है, ये कहना है जयराम रमेश का। और ये ताज़ा तरीन उदाहरण जब अभी महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ करके और वहाँ अजीत पवार को बनाया गया उप मुख्यमंत्री। बीजेपी, तो दोस्तों बीजेपी ब्रांड के वॉशिंग पाउडर के चर्चे सियासी गलियारों में इन दिनों खूब चल रहे हैं। ये बीजेपी ब्रांड, उसमें भी बीजेपी नहीं बल्कि मोदी ब्रांड, मोदी वॉशिंग पाउडर, सारे दाग चुटकियों में धुले, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाने की गारंटी। ये नया ब्रांड आया है। अगर आपको भी चाहिए तो आप बीजेपी के लोगों से संपर्क कर सकते हैं। तो इन दिनों ये खूब चर्चा में है और बीजेपी अपने इस प्रोडक्ट के लिए कोई प्रचार नहीं कर रही है, फिर भी ये सुर्खियां बटोर रहा है। आप समझ सकते हैं कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसके लिए आपको प्रचार करना पड़ता है। प्रचार में बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और पैसा अगर आप सरकारी, मतलब आप अगर सरकार हैं जैसे कि दिल्ली सरकार, तो हो सकता है कि कोर्ट भी आपसे पूछ ले कि आपने कितने का विज्ञापन दिया। लेकिन यहाँ कोई नहीं पूछने वाला। यहां है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इनसे संपर्क करना है। और अगर इनसे आप खुद संपर्क नहीं करते हैं तो ये भेज देंगे आपके पास किसको? ईडी को, सीबीआई को या आईटी के लोगों को, और आप इनके पाले में आ जाएंगे, ये तय मानिए। अब तो ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी अगर किसी को अपने खेमे में शामिल करना चाहती है दोस्तों, तो बिल्कुल सीबीआई और ईडी को आगे कर दे, बाकी काम तो अपने आप हो जाता है। देश के कई बड़े दलों में फूट डालने, वहां के प्रभावशाली नेताओं को अपने खेमे में लाने और उनके दम पर सरकारें गिराने का खेल बीजेपी लगातार खेलती जा रही है। इसमें उसे सत्ता का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन देश के लोकतंत्र को गहरा नुकसान हो रहा है। दरअसल बीजेपी ने सत्ता के लिए सभी तरह की नैतिकताओं को किनारे करने का चलन बढ़ा दिया है और इस वजह से अब दो अलग अलग दलों के बीच विश्वास या सामान्य शिष्टाचार का रिश्ता भी नहीं रहा, या कहें कि रिश्ता खत्म हो चुका है। अगर आलम यह है कि अगर दो विरोधी नेता एक साथ बैठ जाएं, जी हां, दो विरोधी नेता, दो विरोधी दलों के नेता एक साथ बैठ जाएं, तो किसी एक के दल में टूट के कयास लगने लगते हैं। लेकिन अब विपक्षी दलों की एकजुटता बीजेपी के इस खेल को फेल कर रही है। पटना के बाद अब बंगलुरु में बैठक के लिए सभी विपक्षी दल तैयार हैं। आप सबने देखा, कल केसी वेणुगोपाल ने इसकी तारीखों का ऐलान भी कर दिया है और कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी मोर्चा हकीकत बनता जा रहा है। आज जो महाराष्ट्र का घटनाक्रम है और आज उद्धव ठाकरे ने शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के जो प्रमुख हैं और पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने बैठक बुलाई थी अपने नेताओं की। उस बैठक के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने बयान दिया है। उनका बयान सुन लेते हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस किया? देखिए, आज मीटिंग हमारी जो है उद्धव ठाकरे साहब की लीडरशिप में मीटिंग हो गई, पार्टी चीफ। इसमें हम सभी शिवसेना के नेता थे, हमारे विधायक थे, हमारे एमपीज थे, और जो महाराष्ट्र में और पूरे देश में जो उथल पुथल चल रही है
उसको तोड़ो, उसको फोड़ो, उसको खरीद लो, ये जो राजनीति बीजेपी की चल रही है उसके ऊपर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में उसका क्या परिणाम होगा, उसका ऊपर चर्चा हुई। और इस संकट और संघर्ष से हमको कैसे आगे जाना है उस बारे में मार्गदर्शन हुआ। लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा हुई, यूसीसी के बारे में चर्चा हुई। माननीय उद्धव ठाकरे जी का जो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा एक हम राज्यव्यापी एक दौरा यानी टूर हम बना रहे, उस बारे में चर्चा हुई। चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी, चाहे शिवसेना, हर संकट में, हर संकट के घड़ी में ये तीनों पार्टी महाविकास आघाड़ी के बैनर में एक साथ है। महाविकास आघाड़ी की अगली मीटिंग कब हम लोग देख पाएंगे, क्योंकि शरद पवार अकेले पड़ गए हैं। आप शरद पवार अकेले नहीं पड़ गए, हम उनके साथ हैं और वो मजबूत है। पवार साहब को मैं बहुत सालों से जानता हूं, पहचानता हूं। शरद पवार साहब ये बाला साहब ठाकरे जैसे ही है, अभी कभी भी अपने आप को अकेले महसूस नहीं करते। सर, बीजेपी के लोग इसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। पहले उन्होंने सूचना में मास्टर स्ट्रोक क्या होता है? जिसके हाथ में ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसी हो, यानी जिसने अंपायर को ही फोड़ दिया है, तो मास्टर स्ट्रोक 2024 में हम भी मारेंगे ना। 2 घंटे दीजिए, स्ट्रोक पर स्ट्रोक बैठेंगे, हमारे हाथ में दीजिए ये एजेंसी ना 2 घंटे के लिए। एक चीज और कह रहे हैं कि एनसीपी, चूंकि पूरी की पूरी एनसीपी उनके साथ आ गई है सरकार में, तो अब एमवीए बचा ही कहाँ है एनसीपी? बात ऐसी है, जब शिवसेना के कुछ विधायक टूटे थे तब भी यही कहा था, अब ये कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बोलने और कहने से कोई राजनीति चलती है क्या? पता चलेगा ना। सर, प्रफुल्ल पटेल ने यह दावा किया है कि जिस वक्त महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी थी उसी वक्त 54 में से 51 विधायक बीजेपी के साथ शामिल होने के लिए तैयार थे, लेकिन लीडरशिप जो है उस वक्त फैसला नहीं ले पाया था, इस कारण ये देरी हुई, नहीं तो ये पहले हो जाता। मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो उनका पार्टी का एक अंदरूनी मामला है, मैं बात नहीं करूंगा। अजीत पवार के आने के बाद एकनाथ शिंदे की ताकत कम आघाड़ी में ही रहेगी या कुछ अलग? महाविकास आघाड़ी में ही रहेगी। हम सभी चुनाव एक साथ लड़ेंगे, ये तय हुआ है। अजीत पवार के साथ आने से क्या एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर, उनकी बार्गेनिंग पावर कभी नहीं थी। जो गुलाम होता है, गुलामों की कभी बार्गेनिंग पावर नहीं। सर, एक आखिरी सवाल ले लीजिए, यूसीसी पर आप लोगों का क्या रहेगा अपकमिंग मानसून सेशन में? और दूसरा, बीजेपी ये कह रही है एमवीए रेस्ट इन पीस हो गई। बोलने दो ना, चुनाव ले लो, पता चलेगा। बीएमसी का चुनाव ले लो, विधानसभा ले लो, लोक। तो तमाम तरह के सवालों का जवाब देते हुए यहाँ संजय राउत, और इनकी ये बाइट यहाँ सुनाना, आप सबके बीच रखना इसलिए ज़रूरी था कि कई मामले जो हैं जिसका खुल करके जिस पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं संजय राउत, और उससे महाविकास आघाड़ी कहाँ है ये समझना आपके लिए, हमारे लिए आसान होगा। और दूसरी तरफ बिहार में क्या कुछ चल रहा है, क्या बिहार में खेला हो रहा है जैसा कहा जा रहा है, क्या बिहार जो है वो भी महाराष्ट्र की राह पर जा रहा है, सब कुछ समझेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज इस चर्चा में, न्यूज़ पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या विपक्षी खेमे में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस होगा फेल? क्या विपक्ष के आगे फेल हो जाएंगी बीजेपी की चालें? क्या महाराष्ट्र की घटना से मजबूत हुआ है विपक्षी मोर्चा? ये तमाम सवालों का जवाब ढूंढने, जानने, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, आइए उन सबसे परिचय करवाता हूं आपका और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, धनंजय कुमार जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। और स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। और सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, किस रूप में देखा जाए, क्या विपक्ष एकजुट या विपक्ष टूट रहा है? दिन भर खबर यही चल रही है कि बिहार से भी गए, बिहार में नीतीश कुमार ने अपने पुराने साथी को बुला लिया और पुराना साथी उनका जो है आज की तारीख में उपसभापति है राज्यसभा में, और उनसे कल मीटिंग हुई। मैं बात हरिवंश की कर रहा हूँ। हरिवंश पूर्व पत्रकार रह चुके हैं, आप सबको पता ही है। और उनसे मुलाकात और उसके बाद से चर्चा ये कि एनडीए में जा रहे हैं नीतीश कुमार, आएंगे उस पर, लेकिन उससे पहले जो बातें अभी रख रहा था उस पर आपकी टिप्पणी। देखिए राजीव जी, मुझे तो जो घटनाक्रम है भारतवर्ष का, उसे एक चीज का आश्चर्य ये हो रहा है कि दाऊद इब्राहिम
नीरव मोदी और ललित मोदी और मेहुल चोकसी लंदन में क्यों बैठे हैं? अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लें तो हिंदुस्तान में आए और उनको बिल्कुल शुद्ध घोषित कर दिया जाएगा, उनको वॉशिंग पाउडर से धो के उनको शुद्ध घोषित कर दिया जाएगा। ये देश की स्थिति इन लोगों ने बना दी है राजीव जी। देश की ये स्थिति बना दी है कि हमारे देश की जो परंपराएं थी, हमारे देश की जो एक शुद्ध स्थिति थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी भी मानते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जब एक वोट से उनकी सरकार गिरी थी, उस सरकार को बचाने के लिए और किसी प्रकार का दंड करने के लिए स्वीकार्यता नहीं दी थी, और वो उन्होंने एक परंपरा कायम की थी, हिंदुस्तान की शुद्ध परंपरा। ये परंपरा पिछले 65-66 साल से कायम रही थी। पिछले 8-9 साल से हम देख रहे हैं कि कोई भी, और देखिए एक चीज जो मुझे अंदरूनी जानकारी मिली है, जो स्रोत से मिली है, बाकी आप लोग बताएंगे और प्रशांत जी बताएंगे, सुनील जी बताएंगे, मुझे मिली है कि अपोजिशन ने एक चक्रव्यूह रचा है, और उस चक्रव्यूह के अनुसार ये अपोजिशन के लीडर्स बीजेपी ज्वाइन करेंगे, और बीजेपी के जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं, जो ग्राउंड वर्कर्स हैं, वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे, और उसके बाद इलेक्शन के 2 महीने पहले ये वापस अपोजिशन में आ जाएंगे। आज जो सर्वे हो रहे हैं राजीव जी, महाराष्ट्र के अंदर सर्वे जो हो रहे हैं, उसमें मैंने कई सर्वे देखे जो बिल्कुल प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो रिस्पोंडेंट से बात कर रहे हैं, उसमें 80-90% लोग जो हैं महाविकास आघाड़ी के साथ हैं। वास्तविकता में बीजेपी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, और बीजेपी ने ऐसी परिस्थिति, क्योंकि जो लोग, जो आम जनता है, जो सड़क पे चलती हुई जनता है, आज उसके जबान पे ये है कि ईडी के माध्यम से जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, जितने लोगों ने भी 1000-2000 करोड़ रुपए कमाए हैं, भ्रष्ट तरीकों से कमाए हैं, आज के तारीख में जब उनके ईडी उनके दरवाजे पे दस्तक देती है तो वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो वास्तविकता में जो अपोजिशन है उसका शुद्धिकरण हो रहा है, उसकी सफाई हो रही है। जितने भ्रष्ट लोग हैं वो अपोजिशन से छोड़कर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी है। और जैसे अभी संजय राउत को आपने सुनाया, जो बात हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जिस प्रकार शरद पवार महाराष्ट्र के क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, अगर उद्धव ठाकरे भी उसी प्रकार का दौरा करेंगे महाराष्ट्र के अंदर, जिस प्रकार से राहुल गांधी अपनी जन यात्रा, पद यात्रा के माध्यम से डिफरेंट सेगमेंट से मिल रहे हैं, अगर उद्धव ठाकरे भी वैसे ही मिलेंगे, क्योंकि आज की तारीख में जो मुझे लगता है, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो छगन भुजबल हो, ये सारे लोग ये हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। और जो लोग शिवसेना छोड़ के भी गए थे, आज के तारीख में उनकी ये हिम्मत नहीं है कि वो जनता के सामने जा सकें। वास्तविकता में अपोजिशन ने और बीजेपी ने अपने कुकृत्यों से जनता से लड़ाई मोल ले ली है, जनता के समकक्ष वो खड़े हो गए हैं, और ये लड़ाई बीजेपी और जनता के बीच में हो गई है। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जिस प्रकार से पदयात्रा करके लोगों से मिलकर जनता का जागरण कर रहे हैं, बिल्कुल ये स्थिति जो है, अब लड़ाई जो है जनता और बीजेपी के बीच में हो गई है, और बीजेपी ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई है राजीव जी, जो मुझे लगता है कि बीजेपी के पास अब बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं पड़ता। जी, बीजेपी एक चक्रव्यूह में फंसी हुई है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आप कह रहे थे, उस पर थोड़ा सा और हम लोग आगे बात करेंगे कि बीजेपी बहुत सारे नेता, विपक्ष के नेता ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद चुनाव से पहले वो वापस आ जाएंगे। ज़रा ये और समझेंगे, आगे चल के आपसे भी समझेंगे और तमाम साथियों से। प्रशांत टंडन जी, कैसे आप देखते हैं, क्या महाराष्ट्र ने विपक्ष को एकजुट कर दिया है? क्या ये बात सिर्फ हम कह रहे हैं, या महाराष्ट्र के बाद बिहार की भी बारी है जो कहा जा रहा है? क्या माना जाए, किस ढंग से देखा जाए? क्योंकि आज की तारीख में इस पर चर्चा लाजमी है, और इस पर आज हम चर्चा नहीं किए तो शायद हमारी पत्रकारिता जो है वो बेकार जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कुछ हो रहा है सियासत में, देश की तस्वीर बदलने का दावा कुछ लोग कर रहे हैं, विकास करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां कुछ और दिशा में जा रही हैं। और जैसा राहुल गांधी आज से 6 महीना पहले जब वो मध्य प्रदेश में पहुंचे थे, तब वो कह रहे थे कि भाजपा ने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा जमा लिया है। अभी आप लोगों ने सुना। प्रशांत जी। नहीं, महाराष्ट्र की देखिए राजीव जी, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। महाराष्ट्र में अभी बहुत कुछ होना है। अभी तो इंटरवल भी नहीं आया है, पिक्चर तो अभी काफी बाकी है। अब महाराष्ट्र की बात पहले कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले राजीव जी
देखिए, बातें होना शुरू हो गई हैं। आज अंग्रेजी के दो बड़े प्रमुख अखबारों ने अपने एडिटोरियल में, हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस, इन दो बड़े अखबारों ने अपने संपादकीय में एजेंसियों के दुरुपयोग करके पार्टियों में तोड़फोड़ की बात की है। तो बात तो होना शुरू हो गई है, जो अभी तक नहीं हो रही थी। ये मीडिया दबाव में था, लग रहा है कि वो दबाव धीमे धीमे खुलता नजर आ रहा है। शिवसेना का जो मुख्य पत्र है सामना, वो तो बात करता ही है क्योंकि वो तो पार्टी का पत्र है, लेकिन ये जो दो अखबार हैं ये भी अखबार दबाव में लगते थे, लेकिन आज दोनों अखबारों में संपादकीय हैं। अब वो संपादकीय के इर्द गिर्द अगर बात करें तो जिन 9 लोगों ने कल शपथ ली रविवार को, उसमें से 4 जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एजेंसी के दायरे में है। ईडी के दायरे में है या एंटी करप्शन ब्यूरो के दायरे में है। खुद अजीत पवार भी। उसके अलावा अजीत पवार ने जिनको वो बनाया अपना स्टेट प्रेसिडेंट, सुनील तातकोरे जो एनसीपी से गए हैं, उनकी बेटी भी उन मंत्रियों में है जिन्होंने शपथ ली है। और सुनील तातकोरे भी उसी सिंचाई घोटाले में एजेंसियों के दायरे में हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के और ईडी के, जिसकी चर्चा मोदी साहब भोपाल में कर रहे थे जब वो 70 हजार करोड़ के घोटाले की बात कर रहे थे। तो ये एजेंसियों का इस्तेमाल करके सरकारों को तोड़ने फोड़ने की बात जो कपिल सिब्बल ने की है, जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी कल भी मैंने चर्चा की थी आपसे कि सुप्रीम कोर्ट की भी जो एक नीति रही कि लंबे समय तक चीज़ों को टालने की, खासकर महाराष्ट्र के मामले पे, उससे महाराष्ट्र में इस तरीके की कार्रवाइयों को बल मिला है। सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना चाहिए था। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को कहा है कि जल्दी फैसला करें 16 विधायकों के लिए। मुझे लगता है कि 16 विधायकों का फैसला अगस्त खत्म होते होते आ जाएगा। अब ये बड़ी विचित्र स्थिति है, जितना वादा किया अजीत पवार उतने लोग ला नहीं पाए। सरकार की एक तरीके से जो डिपेंडेंस है एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना पे वो कम हो गई है। और बीएमसी के इलेक्शन के बाद एक राउंड और होगा और उन सब के बीच में महाराष्ट्र में भी सर्वे की बात हो रही थी। कई सर्वे चल रहे हैं बड़े मजेदार। एक आध सर्वे की चर्चा हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। एक सर्वे, तथा कथित सर्वे बीजेपी ने भी कराया, और वो बीजेपी के सर्वे कराने वाले जो उनके महासचिव विनोद तावड़े, बाद में उनको डिनाई करना पड़ा, लेकिन मीडिया में वो रिपोर्ट भरी पड़ी है कि विनोद तावड़े ने ये कहा कि एक नाथ शिंदे के साथ हाथ मिला के बीजेपी ने गलती की है, 2024 में उसके नतीजे बहुत खराब होंगे। इस तरीके की रिपोर्ट्स मीडिया में है। हालांकि तावड़े साहब ने डिनाई किया इसको, लेकिन मीडिया में और राजनीतिक हलकों में है। और जो चर्चा राजनीतिक हलकों में है वो और भी मजेदार है। देवेंद्र फडणवीस के बारे में ये कहा गया कि साहब उनको मुख्यमंत्री बनाना तो डिजास्टर्स होगा, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री अगर बनेगा महाराष्ट्र में तो बीजेपी के लिए और मुश्किल पैदा होगी। तो मुझे लगता है कि कहीं जो देवेंद्र फडणवीस जो बहुत आगे बढ़ के इस तोड़फोड़ में शामिल हुए बुलडोजर लेकर, उनको भी कुछ मिलने नहीं जा रहा है। भले ही वो रिपोर्ट डिनाई हो गई, लेकिन रिपोर्ट अंदर खाने में है। और उस दबाव में क्या हुआ है कि एक सर्वे तो मीडिया में आया, जिस सर्वे के आधार पर एक नाथ शिंदे जी ने फुल पेज अपना फोटो लगा के अकेले मोदी जी के साथ सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पे और सबसे लोकप्रिय के तौर पे फ्रंट पेज में अखबारों में फोटो आ गए। उस पे बवाल मचा। अगले दिन दूसरा फोटो आया, दूसरा विज्ञापन छपा जिसमें देवेंद्र फडणवीस का भी फोटो लगाया गया और लोगों का फोटो लगाया गया।
बाल ठाकरे का फोटो नहीं लगा था, पहले विज्ञापन में वो बाल ठाकरे का फोटो लगाया गया। तीसरा एक और सर्वे हुआ है जिसकी चर्चा कम है। देवेंद्र फडणवीस ने एक प्राइवेट एजेंसी से अपना भी एक सर्वे करवाया हाईकमान को देने के लिए कि वो कितना लोकप्रिय हैं। तो बीजेपी के अंदर जो है वो एक सर्कस के माध्यम के मानंद काम चल रहा है कि कौन कितना लोकप्रिय है। एकनाथ शिंदे लोकप्रिय है कि देवेंद्र फडणवीस लोकप्रिय है कि अजीत पवार वहां पे कौन जो है वो अपनी उनकी तूती बोलेगी, किसकी तूती बोलेगी। लेकिन कुल मिला के क्या होगा जो राजीव जी की जनता किसके साथ है इसका फैसला तो चुनाव में ही होगा। तो उसमें हकीकत यह है कि शिवसेना को मैं कहूँगा कि उनके दोनों हाथ में लड्डू हैं कि उनको इसका फायदा मिलेगा। जो अगर स्पीकर का फैसला आता है 16 विधायकों को लेकर तब भी, और अजीत पवार अभी शांत बैठे हैं लेकिन जरा वॉशिंग मशीन चलने दीजिए, उसके बाद अजीत पवार भी अपने रंग दिखाएंगे। तो शिंदे साहब के लिए ये बड़ा मतलब बहुत कोई खुशी का दौर नहीं होगा। और एक बार वो हटेंगे तो उसके बाद उनको जनता जब फेस करनी पड़ेगी, जनता का गुस्सा और जनता का मिजाज। क्योंकि शिंदे साहब की हकीकत ये है कि शिंदे साहब केवल थाने के नेता हैं। कल भी मैंने कहा था कि जब स्थापना दिवस में 19 जून को जब वो बुलाई गई रैलियां तो शिंदे साहब नहीं इकट्ठा कर पाए लोग जी। शिंदे साहब को बड़ी मुशक्कत करनी पड़ी इकट्ठा करने की। और वो अपने आप को जो उनके मेंटर थे आनंद दिघे बड़े नेता थे लेकिन वो भी थाने के ही नेता थे। और ये अपने आप को आनंद दिघे समझ रहे हैं। आनंद दिघे का रुतबा और था, एकनाथ शिंदे उनके शिष्य थे। खैर, महाराष्ट्र के अलावा दूसरी बात मेरा मानना यह है कि राजीव जी की जिस तरीके से जो बात कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं, अदालतें उस तरीके से काम नहीं कर रही जिस तरह से काम करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंक्शनरीज हैं चाहे इलेक्शन कमीशन हो, एजेंसियां हो, वो काम नहीं कर रही हैं, मीडिया काम नहीं कर रहा है, मीडिया को जो काम करना चाहिए वो मीडिया नहीं कर रहा है। एक दबाव में है भारत का लोकतंत्र। और जब बेंगलोर में विपक्षी पार्टियां मिले तो केवल हाथ ऊंचे करके फोटो नहीं खिंचाएं, एक कोई ठोस कार्यक्रम भी लाएं जी कि वो क्या करने जा रहे हैं। और खासकर जिस चीज की वो भुक्तभोगी हो, केवल वो भुक्तभोगी नहीं है, इस देश का संवैधानिक लोकतंत्र भुक्तभोगी है। तो एक कोई डॉक्यूमेंट वहां से बेंगलुरु से आना चाहिए कि ये विपक्षी पार्टियां इनकी राय क्या है संवैधानिक संस्थाओं के लिए और डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए, रिक्लेम करने के लिए कि कैसे पुनर्स्थापना लोकतांत्रिक संस्थाओं की जाएगी। उस पर कोई डॉक्यूमेंट आना चाहिए जिसमें मीडिया, जुडिशरी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, एजेंसियों का दुरुपयोग, ये सारी बातें हों कि उसका निवारण वो कैसे करेंगे। या ये भी सत्ता में आएंगे और फिर ये अपने विरोधियों को फिक्स करने में लगेंगे, ये तो बात नहीं चलेगी। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि बेंगलुरु में जब ये लोग मिलेंगे तो फोटो खिंचाने के साथ साथ एक हाथ ऊंचे करके ये बात भी, एक डॉक्यूमेंट भी सामने आए कि करना क्या है भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए। जी, भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए। और आज से 6 महीने पहले, 6-8 महीने पहले राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पर थे और मध्य प्रदेश का भी जिक्र हम कर रहे थे, और उस समय आपने देखा कि राहुल गांधी भी कह रहे थे कि ये जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर कब्जा जमा लिया है बीजेपी ने, और इतना ही नहीं बल्कि चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम भी हो रहा है। और इधर कपिल सिब्बल ने आज ट्वीट ही नहीं किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने के लिए भी कहा है कि आखिर क्या कारण है कि इन चुनी हुई सरकारों को बीजेपी गिरा रही है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मोदी ब्रांड वॉशिंग पाउडर भी चल रहा है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? और जब इन तमाम बातों की चर्चा होनी चाहिए तो बात ये हो रही है कि अब बिहार भी जाएगा। भागो भागो, देखो देखो शेर आया, कहते हैं ना, ताकि आप डर के दुबक के अंदर बैठ जाइए। क्या ये डराने दुबकाने का खेल इस लोकतंत्र में हो रहा है?
या कुछ और हो रहा है? और अगर डराने धमकाने का खेल हो रहा है और डरा धमका करके सरकारें गिराने का खेल हो रहा है, तो कितना ज्यादा आप समझ सकते हैं कि इस देश के लोकतंत्र के साथ, इस देश के संविधान के साथ ज्यादती हो रही है। इसीलिए यहां हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या बिहार की सरकार के जाने की बात जो हो रही है वो जायज है, या जो सरकारें गिराई गई वो जायज थी, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा ये नहीं कर रहे हैं हम कि देखिए ये होने जा रहा है, हम चर्चा ये कर रहे हैं कि कैसे विपक्ष मजबूत हो रहा है। अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं, किस रूप में आप देखते हैं? क्या आप भी वही कि हाँ दरवाजा बंद कर लो, बाहर शेर आ गया है, या कुछ और कहेंगे कि चलो पकड़ के पीटते हैं शेर को, शिकार? राजीव जी, दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया और अफ्रीकी देशों में एक जनजाति होती है मसाई। तो मसाई जनजाति के लोग जो हैं, उनके यहाँ जब लड़के की शादी होती है तो पहले ये देखा जाता है कि उसने कितने शेर मारे हैं अब तक, तब उसकी शादी होती है और फिर उसको दहेज में जो है फिर बहुत सारी गायें दी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी का पाला जो है वो मसाई जनजाति के लोगों से भी पड़ सकता है भारत में। तो यहाँ जो मसाई जनजाति है, तो शेर आया जो है वो कहीं मसाई जनजाति के पल्ले ना पड़ जाए ये शेर जो है, क्योंकि वैसे भी जो है वो शेर जो है बहुत संकट में है आजकल भारत में। तो खास शेर संकट में है बहुत ज्यादा जी। कभी मच्छर मार दे रहे हैं शेरों को, कभी जो है वो किसी और बीमारी से मर जा रहे हैं। तो अब बाहर से लाए जा रहे हैं वो चीते, तो वो भी यहाँ मर रहे हैं आकर के भारत में, कई मर चुके अब तक जो है बाहर से लाए गए थे। तो कुल मिला के ये तो खैर वो आपने चूंकि शेर की बात की तो शेर का मसला था, लेकिन कुल मिला के राजीव जी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा संजय राउत कह रहे थे कि भाई 2 घंटे के लिए हमें दे दो ईडी और सीबीआई, हम गिरा देंगे सरकारें। तो संजय राउत तो बड़ी चीज है, हमको दे दीजिए 2 घंटे के लिए ईडी सीबीआई, हम नरेंद्र मोदी को शामिल करा देंगे इसी दूसरी पार्टी में। तो ये जो कुल मिला के जो चाणक्य है और सब कुछ है, वो चाणक्य किसके बल पे चाणक्य है? भाई आप सरकार में है, एजेंसियां आपके पास हैं, आप जिस तरीके से चाहें उसका सदुपयोग दुरुपयोग दोनों कर सकते हैं, उसके बल पे आप चाणक्य हैं। 2014 से पहले तो ये चाणक्य नहीं हुआ करते थे। 2014 से पहले चाणक्य भारतीय जनता पार्टी के क्या कर रहे थे, कहाँ थे ये सब चाणक्य? तो कुल मिला के जो मसला है, बाकी ये है कि देखिए राजीव जी, हल्ला मचाया जाता है कि देखो शेर आया, तो इसलिए मचाया जाता है कि लोग जो है घर में घुस जाए। तो ये तो आपके पास सही है कि भाई हल्ला मचाया जा रहा है, शेर आया। अच्छा, अब होता ही है कि कोई कहीं जा भी रहा है तब भी पीछे से कह दिया कि शेर आया। तो अब ये जो है मसला है। लेकिन एक पंचतंत्र की कहानियां भी हैं राजीव जी बहुत सी। तो वो खाल ओढ़ने वाला भी शेर की एक कहानी है उसमें, पंचतंत्र बचपन में हमने सुनी थी कि वो खाल ओढ़ के भी कभी कभी शेर आ जाता है। तो अब ये पता नहीं शेर जो है किस तरीके का है, कैसा है, ये मैं नहीं कह सकता। तो पंचतंत्र की कहानियां हैं, चूंकि वो पंचतंत्र की कहानियां हैं तो वो काफी ज्यादा प्रभावशाली भी हैं और बच्चों को समझाया भी जाता है उसके तरीके के जरिए कि किस तरीके की हमारी साहित्य रहा, किस तरीके की हमारी संस्कृति रही, वो सब चीजें समझाई जाती है। तो कुल मिला के जो है राजीव जी, इस समय विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच जो है, मुझे लगता है ये मसाई जनजाति और पंचतंत्र की कहानियों के शेर की जो है वो सब कुछ चल रहा है इस समय। अब जो स्वामी जी ने बात कही कि साहब वो बहुत से लोग शामिल हो जाएंगे, ये हो भी सकता है कि बहुत से लोग शामिल हो जाए, और खासतौर से वो लोग जिनके ऊपर ईडी सीबीआई का दबाव है कि भाई चलो जब तक है। लेकिन चूंकि उन्हें भी मालूम है कि जनता का मूड क्या है, तो चुनाव से पहले फिर ठीक है, या ये भी हो सकता है कि नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी में ही कि भाई आपने हमको शामिल किया था, टिकट तो हमको, हम तो आपकी पार्टी से लड़ेंगे। तो देखा जाएगा अभी क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी अभी खुश हो सकती है कि हमने इस तरीके के सरकारें गिरा दी, इतने लोगों को हमने भारतीय कर लिया, इतने लोगों को हमने शामिल कर लिया। असली सवाल यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी अब आकार ले रही है, जो बन रही है, उस भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है जी? ये भारतीय जनता पार्टी तो एकनाथ शिंदे की है, ये भारतीय जनता पार्टी तो अजित पवार की है, ये देवेंद्र फडणवीस की कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? देवेंद्र फडणवीस तो साइड में खड़े हुए हैं अब। तो अब कुल मिलाकर के जो भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, और जहां भी दिख रही है, आप देखिए कि इनके जितने मुख्यमंत्री उनमें कितने भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर के लोग हैं, नहीं है। तो ये जो सब बन रहा, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय। और मुझे लगता है राजीव जी, जो भारतीय जनता पार्टी का और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आरएसएस के साथ जो एक संघर्ष शुरू हो चुका है, उसकी वजह से ये सारी घटनाएं तेजी के साथ बढ़ रही हैं।
चूंकि जिस तरीके से सर्वे आ रहे हैं और सर्वे किए जा रहे हैं, उनमें एक चीज तो सारे सर्वे में ये बात आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता कही जाती थी वो बुरी तरीके से गिर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अगर स्वच्छ और निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से चुनाव होते हैं तो किसी भी हाल में 2024 में सत्ता में लौट करके नहीं आ रही है। अब प्रधानमंत्री इस बात को साबित करना चाहते हैं कि नहीं, मेरा जलवा अभी तक कायम है, मैं अभी भी सब पे भारी हूं, और इसलिए वो सब पे भारी होने के लिए जो है ये सारी चीजें सब मिलाकर के हो रही हैं। लेकिन अब सवाल ये कि आप भारी तो है अभी तक सबके ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी आप भारी हैं। जब तक आप सरकार में तब तक तो भारी रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये भारी जो आप कब तक रहेंगे और कब आप भार हो जाएंगे, ये देखने की चीज है। तो ऐसा ना हो कि भारी होते होते आप भार हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी आपको झेल ना पाए। मुझे लगता है कि आरएसएस जो इस नीति पे अब काम कर रहा है, तो इसलिए प्रधानमंत्री पर दबाव है आरएसएस को बताने के लिए कि नहीं मैं अभी भी भारी हूँ, भार नहीं हुआ हूँ। तो अब ये भार और भारी होने के बीच की जो संघर्ष है, मुझे लगता है उसकी वजह से भी ये सब जो चीजें हो रही हैं। जी, आएंगे फिर से आपके पास आते हैं और भी बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे 3 साथी और हैं, बिहार में क्या कुछ होगा इसको भी समझेंगे इनके जरिए, लेकिन 2 बाइट आपके सामने रखना चाहता हूं, 2 लोगों के बयान। एक बयान अभी थोड़ी देर पहले आप मेरे शुरुआती वक्तव्य में सुन चुके हैं, राहुल गांधी का, रिपीट करना चाहता हूं। क्यों रिपीट करना चाहता हूं आगे देखेंगे। और दूसरा, उनके तुरंत बाद लालू प्रसाद यादव जो कल भाषण दे रहे थे, उसके भी कुछ अंश को आपके सामने सुनाना चाहता हूं। फिर आगे बढ़ते हैं कि लोकतंत्र में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, और क्या ये जो डराने धमकाने की राजनीति चल रही है, इससे विपक्षी दल कितने मजबूती की तरह के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसका नमूना इसके साथ साथ आपके सामने साफ साफ हो जाएगा। जरा सुनते हैं पहले राहुल गांधी को, सुनिए। अच्छा, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे। लोकसभा बंद, चुनाव का रास्ता बंद। मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत के आए, प्रेस का रास्ता बंद। बाकी जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सबको आरएसएस बीजेपी ने पकड़ रखा है, अपने लोग भर रखे हैं, जुडिशरी पे दबाव डाल रखा है, कोर्ट्स पे दबाव डाल रखा है। तो हमने सोचा एक ही रास्ता है और कोई रास्ता बचा नहीं है। सड़क पे उतरो, जनता से गले लगो, किसानों की बात सुनो, मजदूरों की बात सुनो, छोटे व्यापारियों की बात सुनो और उन। अब जरा लालू प्रसाद यादव जी को भी सुन लेते हैं। कल भाषण दे रहे थे और कल नीतीश कुमार की किताब का विमोचन था, और उस अवसर पर लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कैसे हमला बोल रहे थे और क्यों बोल रहे थे, इस पर चर्चा करेंगे आगे। और सीधा इसके बाद आऊँगा सुनील शुक्ला जी के पास में, लेकिन उससे पहले लालू प्रसाद यादव को भी सुनिए। ऐसे समय में हो रहा है कि हमारा देश टूट रहा है, देश बिखर रहा है, लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, चारों तरफ डाका डाल रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि महाराष्ट्र में हम लोग के जो इस देश के सबसे बड़े नेता हैं और बिहार में आए थे, हम लोगों ने बुलाया था कि सभी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और नरेंद्र मोदी को एकदम बिल्कुल नाकाबूद करके एकदम निकाल के बाहर करना चाहिए देश से। राम और रहीम के बंदों के बीच नफरत का दीवार खड़ा किया, गरीबी और गुर्बत मिटाने के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई और हमारे देश को, देश के लोकतंत्र पर, संविधान पर खतरे हो रहे हैं। आरक्षण पर खतरा पैदा कर रहा है नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचार की बात करता है, इससे बढ़ के बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है? अदानी से लेकर के सब लोग आप जानते होंगे। तो एक छोटे से वक्तव्य में इन्होंने सीधा हमला और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें जितनी थी वो रख दी।
एक तरफ आपने राहुल गांधी को सुना और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव को। राहुल गांधी लगभग 8 महीना पहले जो बात कह रहे थे वही बात कमोबेश यहाँ लालू प्रसाद यादव कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नतीजा, रिजल्ट महाराष्ट्र सामने। आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, कैसे देखा जाए, किस रूप में देखा जाए? बातें बहुत होती हैं और वही फिर से कि अब इसकी बारी उसकी बारी, ये जाएगा ये हटेगा, ये सब बातें तो आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस संविधान की रक्षा कौन करेगा? चुनी हुई सरकारों के ऊपर ये दायित्व जनता सौंपती है, लेकिन चुनी हुई सरकारें अगर वॉशिंग पाउडर लेकर के चलें तब तो हो गया। और यही दिखाई दे रहा है। और विपक्षी दल जो हैं वो अपनी बात रख भी रहे हैं और अब तो मिलने जा रहे हैं। दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में हो रही है। क्या कुछ आप देखते हैं सुनील शुक्ला जी? धन्यवाद राजीव जी। प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब ज्यादा जानकार व्यक्ति हैं, लेकिन एक अर्थशास्त्र का नियम है, अन्य बातें सामान्य होने पर। ये कहा जाता है कि जब अन्य बातें सामान्य होंगी तभी आपको वह वांछित सफलता मिल सकती है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होगा कि जो कुछ वह कर रही है उससे उसकी राजनीतिक ताकत बढ़ रही है। यह सत्ता में बैठे हुए लोगों का एक दृष्टिकोण होता है। यह बहुत सारे लोगों में यह पाया जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सत्ता में बैठकर भी बहुत तार्किक तरीके से सोच पाते हैं। आप महाराष्ट्र की बात आप कर रहे हैं, आपने अपना शीर्षक भी दिया है, महाराष्ट्र ने विपक्ष को एकजुट कर दिया है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या इस टूट फूट के बाद भी क्या महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र के ऊपर कोई असर पड़ा? क्या महाविकास अघाड़ी के जो भी सदस्य हैं उनमें कोई आक्रोश हुआ कि हम इस उसकी एकता में या उसमें कोई असर पड़ रहा हो? नहीं पड़ रहा। बल्कि तीनों दलों ने और मजबूती के साथ कहा है कि हम महाविकास अघाड़ी को एकजुट करेंगे। अगर आप ये सोचते हो कि आप अजीत पवार साहब को अपने साथ लेकर के आप एनसीपी का वोट समर्थकों का समूह भी अपने साथ जोड़ लेंगे, महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले धनंजय जी भी बताएंगे आपको, ये बता सकते हैं कि एनसीपी का समर्थक बीजेपी के साथ नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। जैसे समाजवादी पार्टी का वोटर वो नहीं जा सकता है बीजेपी के साथ। बड़े पैमाने पर जो अल्पसंख्यक मतदाता है, जो कांग्रेस का मतदाता रहा है, वो एनसीपी को वोट देता है। जो वहां का किसान है वह एनसीपी को वोट देता है, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। तो अजीत पवार साहब को लेकर के आपको लगता होगा कि आपने एक बड़ी राजनीतिक ताकत जुटा ली, लेकिन आप अजीत पवार को तो ले सकते हैं, शरद पवार की लेगेसी को नहीं ले सकते। एनसीपी की जो लीडरशिप है वो शरद पवार के पास है। एनसीपी के साथ जुड़ा हुआ जो मतदाता है वो एनसीपी को शरद पवार को अपना नेता मानता है। अजीत पवार नेता है, इसमें कोई बहस नहीं है। एनसीपी के बड़े नेता है, इसमें भी कोई बहस नहीं है। लेकिन वह एनसीपी को अपने ताकत पर, अपने कंधे पर किसी के साथ वो जो उसका समर्थक है उसका वोट ट्रांसफर कर सकते हैं, ये संभव नहीं। आप यह जो पूरा का पूरा प्रयास है, यह केवल कोशिश है, लोग लगता है कि शरद पवार की विश्वसनीयता को खारिज किया जाए, लोगों के बीच में उनको अविश्वसनीय बनाया जाए और यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाए कि जो इतना बड़ा नेता अपने दल को एकजुट नहीं रख सकता है, वो विपक्षी एकता की बात कैसे कर सकता है और उनकी बात को कैसे विश्वसनीय माना जाए। दूसरी चीज यह है कि इसी तरह से जो राष्ट्रीय पैमाने पर विपक्षी एकता बन रही है उसके प्रति भी लोगों के मन में विश्वास के भाव को कम करने की एक कोशिश है। क्या विपक्षी लोग इतने डरे हुए लोग हैं, इतने मामलों में फंसे हुए हैं कि एकजुट हो ही नहीं सकते, ये बीजेपी का विकल्प नहीं बन सकते। और यह नरेशन बनाने के पीछे मतलब उद्देश्य केवल यह है कि उस नरेशन को दबा देना कारपेट के नीचे, जिसमें यह कहा जाता रहा है कि यह बेईमान लोग हैं और इनको सजा दिलवाना मेरी गारंटी है। इस वक्तव्य के निहितार्थ को उस नरेशन को लोगों के बीच में उसकी अहमियत को कम न होने दिया जाए, इसलिए कोशिश की जा रही है कि शरद पवार को टारगेट किया जाए और यह बताया जाए कि एनसीपी के जो लोग बीजेपी में गए हैं वह उनसे पूछ के गए हैं या उनकी अनुमति लेके गए हैं। जो सवाल यह है कि मुद्दा तो यह होना चाहिए कि जिन लोगों को आप सजा दिलाने की बात कर रहे थे,
जिनके ऊपर लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आप आरोप लगा रहे थे, जिन लोगों को, जिन भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के लिए आप लोगों को गारंटी दे रहे थे, और आपने कहा था कि आप विपक्षियों की गारंटी पर विश्वास मत कीजिए, मेरी गारंटी पर विश्वास कीजिए। तो आप ये गारंटी की तो पोल खुल गई 4 दिन के भीतर। तो इस पे चर्चा न होने पावे, इस तरह के दर्शन बनाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि ये जो महाराष्ट्र में चल रहा है, मेरा अपना मानना यह है कि शरद पवार जी इसको कई महीने भी चलाएंगे और इसकी खूब शिक्षा लेकर कराएंगे भी बीजेपी की। वहां वो इतनी जल्दी समेटने वाले नहीं है। जो उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र के दौरे पर निकल पड़े हैं तो निकल पड़े हैं, वो जगह जगह मीटिंग करेंगे और यही बताएंगे कि बीजेपी कर क्या रही है। बीजेपी जो नए भारत, सुनील जी वो तो ठीक है, लेकिन ये समझना चाहता हूं कि बिहार को लेकर के जो बातें आ रही हैं, महाराष्ट्र पे तो बहुत सारी हम बातें कर रहे हैं, लेकिन बिहार को जो लेकर के जो बातें आ रही हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या बिहार में फिर से नीतीश कुमार जो हैं वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, या ऐसी जो बातें हो रही हैं वो उसमें कितना दम है? जरा आपसे भी, धनंजय जी भी हैं, राहुल लाल जी भी हैं, इनसे भी समझना चाहता हूँ कि क्या सचमुच थोड़ा महाराष्ट्र की बहुत सारी बातें होगी, बिहार में जो कुछ आज सुबह से सुनाई दे रहा है उसमें कितना दम है? राजीव जी, बिहार में संभव नहीं है। अगर नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, वामपंथी दल के नेता, कांग्रेस के नेता अगर बिहार के वो अगर एनडीए में नहीं जाते हैं तो एनडीए पे कोई, यूपीए पे कोई असर नहीं पड़ता, और नीतीश कुमार नहीं जाने वाले हैं। यह बात भी वही लोग फैला रहे हैं जो वे फैला रहे हैं कि एनसीपी के नेता शरद पवार से पूछ के गए हैं। आखिर आज के दौर में, आज की तारीख में एनडीए में शामिल होकर के नीतीश कुमार को मिलेगा क्या? आज तो अपनी जो परंपरागत गैर भाजपा मतदाता हैं, जो गैर भाजपा राजनीति करते हुए जिनकी राजनीति की शुरुआत रही है, जो उनकी पृष्ठभूमि रही है, उनके बीच उन्होंने अपनी एक दखल बनाई है, उनके बीच उन्होंने एक विश्वसनीयता बनाई है, और 9 दलों को मिलाकर के एक गठबंधन सफलतापूर्वक चला रहे हैं। बीजेपी में जाने से उनको क्या हासिल हो जाएगा, क्या राजनीतिक लाभ मिल जाएगा? जो पिछड़ों की राजनीति, सामाजिक न्याय की राजनीति, दलितों की राजनीति, अल्पसंख्यकों की राजनीति, ये करने के लिए जो गैर भाजपा गठबंधन है, क्या इसके बिना जिस राजनीति के लिए बीजेपी जानी जाती है उस राजनीति पर चलकर नीतीश कुमार को हासिल क्या होगा? और अगर वह जिस राजनीति के लिए जाने जाते हैं उस राजनीति को वह एनडीए तक ले नहीं जा सकते। यह केवल बात फैलाने वाले वही लोग हैं जो शरद पवार को खारिज करने का प्रयास कर रहे हैं। ये संभव है नहीं। दूसरी चीज कि उत्तर प्रदेश भी निशाने पर है। बिहार में तो उन्होंने किया ही, आरसीपी सिंह को अपने साथ ले गए, उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने इस्तीफा दिलवाया, और अभी तक ये आप हरिवंश जी से बात करने की जो बात कर रहे हैं, हरिवंश जी अपना राज्यसभा का उपसभापति बने रहे, लेकिन एनडीए में नीतीश कुमार जी जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये संभव है नहीं। इतनी लंबी यात्रा पूरी हो गई है, वो संभव है नहीं। और यह स्थिति उत्तर प्रदेश में भी नहीं होने वाली है जी। अखिलेश यादव जिस दिन एनडीए के साथ जाएंगे, ये सोच भी लेंगे, तो उनका राजनीतिक धरातल खत्म हो जाएगा। जो बात अभी शिवपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बात को स्पष्ट कर दिया, और जो तीखे हमले किए उन्होंने उन विपक्षी दलों पर जो इस तरह की बात कर रहे थे, यह अपने अस्तित्व के लिए इनके लिए आवश्यक है। ये संभव नहीं है कि गैर भाजपा राजनीति से अपने आप मुंह मोड़ सकें ये, क्योंकि गैर भाजपा राजनीति में ही इनकी ताकत है। इनका जो समर्थक समूह है, इनके साथ विश्वास रखने वाला व्यक्ति है, वो सामाजिक न्याय में आस्था रखने वाले लोग हैं। उनको सामाजिक न्याय चाहिए, उनको हिंदुत्व का एजेंडा नहीं चाहिए। इसलिए संभव नहीं है कि वो हिंदुत्व के एजेंडे की तरफ चले जाए। यह केवल और केवल इस तरह की बात फैलाने का पीछे उद्देश्य यही है कि विपक्षी एकता के लिए किए जा रहे प्रयास के प्रति लोगों के मन में संदेह पैदा हो। यह एक माहौल बनाने की कोशिश की जाए कि ये जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं लोग, यह खुद इनका कमिटमेंट विपक्षी एकता के प्रति नहीं है, जो कि ऐसा है नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। धनंजय जी सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से, बिहार की राजनीति को भी बहुत नज़दीक से जानते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति को। आपके पास थोड़ा रुक के आता हूं, पहले राहुल लाल जी से जरा बिहार की राजनीति को समझते हैं। राहुल लाल जी, किस रूप में आप देखते हैं? अभी बिल्कुल क्लियर बात बता रहे हैं सुनील शुक्ला जी कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने जा रहा है, लेकिन क्या माना जाए अब महाराष्ट्र की राजनीति जो कुछ हुआ उसमें भी एनसीपी में जो तोड़फोड़, और उसके बाद
अब बिहार की राजनीति की बात हो रही है और वहां तोड़फोड़ की बात हो रही है। क्या यहां से तोड़फोड़ की पर फुल स्टॉप लगा रहे हैं सुनील शुक्ला जी? अगर फुल स्टॉप के आगे देखा जाए तो क्या बीजेपी के सामने विपक्ष एकजुट और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी नजर से? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम घटी है उससे कहीं न कहीं देश भर में जो तमाम विपक्षी हैं, जो हो सकता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे थोड़ा कुछ दाएं बाएं हो भी रहे हैं, उनके सामने में अब सिवाय एकजुटता के कोई विकल्प नहीं है। अगर आप देखें कि जब महाराष्ट्र की घटनाक्रम सामने में घट रही थी, सबसे पहला जो कि बड़े नेता के रूप में प्रतिक्रिया हम लोगों को अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया हम लोगों को सुनाई दी कि उन्होंने कहा कि देखिए प्रयोगशाला बना के रख दिया है। तो वो जबकि इस विपक्षी एकजुटता में शुरुआत में इतनी ज्यादा जो है कि वो उनकी तीव्रता नजर नहीं आती थी, लेकिन आप देखिए कि कितनी तीव्रता के साथ उन्होंने प्रतिक्रिया दी महाराष्ट्र के मामले पे। तो अब विपक्षियों को यह पता है कि या तो फिर करो या मरो, ये ऐसी स्थिति है इस समय। अगर वो देखिए जो सवाल बार बार आप पूछ रहे हैं कि बिहार में क्या स्थिति होगी, बिहार में अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार चले जाते हैं या नीतीश कुमार सत्तारूढ़ पार्टी की राजनीति करते हैं, आज के समय में नीतीश कुमार की एक बड़ी व्यापक छवि बनी है विपक्षी गठबंधन को एकजुट करने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थितियां रही, किस तरह से उनके आसपास पूरा कैसा माहौल बनाया गया, तो वो एक पुराना पूरा का पूरा अतीत और इतिहास हम लोगों के समक्ष मौजूद है। वहां पे नीतीश कुमार के जाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि वो नीतीश कुमार फिर से पलटा मारते हुए बीजेपी में चले जाएं। अगर वो बीजेपी के खेमे से किसी को राजनीति करनी होगी तो इस देश में बहुजन समाज पार्टी का उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण है। हम लोगों ने देखा है कि बहन मायावती जी ने एक तरह से बीजेपी के दबाव में अपनी राजनीतिक सक्रियता ही घटा दी। अब तो उनके टिकटों का वितरण भी तमाम हम लोग जो राजनीतिक विश्लेषण करते हैं तो उसमें दिखता है कि वो टिकटों का वितरण भी बीजेपी के लाभ हानि के दृष्टि से होता है। शायद उनके टिकटों का वितरण भी बीजेपी के हेड ऑफिस में ही होता होगा। तो इसलिए ऐसे स्थिति में जो एक सांप्रदायिक राजनीति की स्थिति से राजनीति को नकारने वाले लोग और धर्मनिरपेक्ष राजनीति को प्रोत्साहन देने वाले लोग अगर है कहीं तो उनके पास कोई विकल्प नहीं। इसलिए बिहार बिल्कुल सुरक्षित है। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग हल्ला मचा मचा के कह रहे हैं कि वो बिहार में टूट फूट होने वाली है, तो वैसी स्थितियां नजर नहीं आती। तो एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि कभी कभी कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं, और जो कहावत है हमारे धर्म ग्रंथों में, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को लेकर राजनीति तो करती है, लेकिन थोड़े हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो फिर वो विनाशकाले विपरीत बुद्धि का प्रयोग वो कभी नहीं करती। महाराष्ट्र में जो उन्होंने प्रयोग किया है, 27 जून को प्रधानमंत्री का बयान आता है भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने का, और 2 जून को आप भ्रष्टाचारियों को पुरस्कृत कर देते हैं। तो बताइए बीजेपी पे कौन विश्वास करेगा? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का जो पूरा बयान था, उन्होंने बोला था कि एक एक भ्रष्टाचारी का हिसाब किया जाएगा, और वो हिसाब कैसा हुआ अभी पूरे देश के जनमानस में वो चर्चा का विषय बना हुआ है। हम लोगों ने पहले ही देखा कि 1 साल पहले अगर वहां पे देवेंद्र फडणवीस के साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ तो आज महाराष्ट्र में उनकी लोकप्रियता चरम के स्तर पर, और ये किसी सर्वे से नहीं दिख रहा है राजीव जी। तमाम जो विधानसभा के उपचुनाव हुए, पैक्स के चुनाव हुए, बाजार समिति के चुनाव हुए, उन तमाम चुनाव परिणामों में यह चीज दिख रहा है। तो आप अगर विपक्ष के ऊपर हमला करते हैं, जिस दल के ऊपर अब हमला होगा और अगर वो दल सामने में खड़ा रहेगा तो वैसे स्थिति में उसकी जनता के बीच में लोकप्रियता और ज्यादा होगी। उसी श्रेणी में शरद पवार की पार्टी भी शामिल हो गई है। उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि वो अकेले अकेले चाहे जनता के बीच में जाके, क्योंकि जो हम लोगों को याद है 2019 में सतारा का वो घटनाक्रम जहां पे भारी वर्षा के बीच में शरद पवार चुनाव प्रचार करते हुए गए थे, और हम लोगों ने देखा इस बार गुरु पूर्णिमा को वही सतारा में किस तरह से जनता का जन समर्थन दोबारा उनके लिए उमड़ रहा था। तो ये जो राजनीतिक संदेश है महाराष्ट्र का, वो पूरे के पूरे देश के लिए वो संदेश। महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं। अभी आप शुरुआत में अखिलेश यादव का नाम ले रहे थे, आपने शुरुआत वहीं से की, लेकिन कल अखिलेश यादव वहां पहुंच गए, हैदराबाद पहुंच गए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, और उसी तेलंगाना में उनसे एक दिन पहले राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, और राहुल गांधी गरज रहे थे तेलंगाना की सरकार पे और वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर। तो कैसे माना जाए कि राहुल और अखिलेश यादव एक साथ आ जाएंगे? एक मंच पे दिखाई तो दिए थे पटना में, लेकिन बेंगलुरु में दिखाई देंगे क्या? बड़ा गंभीर सवाल पूछा है आपने। उसके बाद फिर अलग अलग भी रहेंगे। देखिए, तेलंगाना का जो सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपने पूछा है। देखिए, मैंने पहले कहा कि अखिलेश यादव मीटिंग्स कब कहां कर रहे थे, जब एक तरह से हम लोग देखें तृणमूल कांग्रेस जब वो राहुल गांधी के विरोध में बयान देते थे तो अखिलेश यादव वहां जाते हुए मिलते हुए थे। वो एक तरह से जो है कि बीआरएस के नेताओं से मिलते थे, तो इसलिए मैंने अखिलेश यादव का उदाहरण दिया। और देखिए तेलंगाना, देखिए भारतीय राजनीति में कुछ जगह के पिक्चर बिल्कुल स्पष्ट होता है राजीव जी।
तेलंगाना की तस्वीर वहां की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट लिख दी है, जैसे कि वहां पे इसमें एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इतना हाई है और भारतीय जनता पार्टी जो बैठी हुई थी कि वो ऑटोमेटिक उसका लाभ मिलने जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। और वहां पे देखिए, जब चुनाव के बाद लोगों को पता चलेगा, लेकिन विश्लेषण चुनाव का करना हम लोगों का और आकलन करना हम लोगों का काम है। तेलंगाना में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव वाले क्षेत्र में वहां पर 19 दिन तक तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा चली थी, उसका प्रभाव हम लोग को मध्य प्रदेश में तो दिखेगा ही दिखेगा। वहां पर भी तस्वीरें दीवार पर लिखी हुई है, तेलंगाना में भी लिखी हुई है। आप बताइए अखिलेश यादव के पास विकल्प क्या बचेगा? तेलंगाना को तो तेलंगाना के लोग ही जो है कुछ स्वीकार, टीआरएस को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है उसे। तो इसलिए अखिलेश यादव सरीखे जो नेता है, आपने जो ऊपर हेडिंग लगाया ना कि महाराष्ट्र में विपक्ष को एकजुट कर दिया, जो बीजेपी इस प्रकार की घटनाएं कर रही है और जनता जो दल बदलियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम करती है उसको जो जनता जवाब दे रही है, वैसे स्थिति में अखिलेश यादव सरीखे नेताओं के पास सिवाय विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कोई विकल्प नहीं बचा है। शायद इसलिए आ रहे हैं कि अखिलेश यादव या कुछ और है, ये भी समझना होगा। धनंजय कुमार जी, अब आपके पास आना चाहता हूं। महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं और बिहार पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र इन दिनों चर्चा में है और बिहार को सुबह से चर्चा में लाया गया है कि बिहार भी अस्थिर होने वाला है और नीतीश कुमार जाने वाले हैं एनडीए के साथ। क्या एनडीए का कुनबा बढ़ाया जा रहा है इसलिए ये सब हो रहा है? एनसीपी का अगर ऐसे ही चलता रहा जैसा अभी 2 दिन पहले हुआ और ऐसे ही रहा तो इसका मतलब ये माना जाए कि एनसीपी ऑलरेडी एनडीए का पार्ट हो गया है और शिवसेना का भी शिंदे गुट जो है वो ऑलरेडी एनडीए का पार्ट हो चुका है। और अब जब मुलाकात होती है हरिवंश की नीतीश कुमार से एक लंबे अरसे के बाद और कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार नाराज दिख रहे हैं हरिवंश से, तो उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं वो एनडीए में आ सकते हैं। क्या कुछ चल रहा है जरा महाराष्ट्र में भी, और महाराष्ट्र पर तो बहुत, लेकिन बिहार में क्या कुछ चल रहा है, कैसे देखा जाए? और अगर इसलिए बिहार में बार बार कर रहा हूं क्योंकि विपक्षी एकता की शुरुआत यहीं से हुई थी। विपक्षी एकता की जो मुख्य जो डोर है वो नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार ही सबको लेके आए एक मंच पे, और अगर नीतीश कुमार के बारे में ऐसा कहा जा रहा है तो क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत कहा जा रहा है, साजिशन कहा जा रहा है, या कुछ और है? जरा आपका नजरिया। देखिए, ये जो मीडिया है या जो बीजेपी के नेता हैं, ये दोनों अफवाह फैलाने में माहिर है। तरह तरह के अफवाह फैलाते हैं, ऐसी अफवाह फैला देते हैं कि अमेरिका से खबर लेके आ जाते हैं कि हर सप्ताह कॉलेज खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, ऐसी भी अफवाह फैला देते हैं। तो जो अमेरिका जाकर के अफवाह फैला सकते हैं कि यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं हर सप्ताह, वो देश में क्या नहीं करेंगे? अमेरिका के लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया में सबसे विकसित स्टेट है, देश है वो। तो मीडिया का काम ही यही है, और बीजेपी इसी पे चढ़ करके, अफवाहों पे चढ़ करके ही इतनी दूर आई है। झूठ बोला जनता के साथ। 2014 में क्या बोला था याद कीजिए, 2019 में क्या बोला याद कीजिए, और अभी क्या बोल रहे हैं। अभी भोपाल में क्या बोल के आए प्रधानमंत्री जी, और क्या हुआ महाराष्ट्र में, वो सब देखा। अब फिर देखिए, बिहार की जब आप बात करेंगे तो नीतीश कुमार समाजवादी व्यक्ति है, ठीक है, उनको खुद लालू प्रसाद जी ने कह दिया पलटू राम है। कई वजह होती है, राजनीति अलग अलग खेल लेती, कौन पार्टी किसके साथ नहीं गया उसकी कहानी बड़ी लंबी है, यहां हम नहीं करें वो। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति जो की है उसमें बिहार की जनता का सबसे पहले ख्याल किया, और जिस तरह से स्थिति थी 2005 से पहले और जिस तरह की स्थिति हुई अभी उत्तर प्रदेश की है या गुजरात की है या मध्य प्रदेश की है, जिस तरह से बीजेपी दंगा नाच करती रही, असम में देख लीजिए क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में देखिए क्या हो रहा है। बिहार में नीतीश कुमार ने उसको रोके रखा, और सही मायने में कहिए बिहार नीतीश कुमार ने 2014 में ही इनका साथ छोड़ दिया था, तो बिहार की जनता ने साथ नहीं दिया। और राजनीति जिस तरह की है उसमें सत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार इस बात को खूब अच्छे से जानते हैं कि सत्ता है तो सारा खेल है, सत्ता नहीं है तो कुछ नहीं है। तो नीतीश कुमार ने उस समय जो ये मुख्यमंत्री बनाया था मांझी जी को,
वो क्या खेल खेला था? दलित मुख्यमंत्री बनाया था। क्या मांझी अपने दम पर मुख्यमंत्री बन सकते थे? नीतीश कुमार ने उन पे दाव इसलिए लगाया कि उनको लगा कि जो ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं, बीजेपी, आरएसएस यानी ब्राह्मणवादी शक्तियां, उन शक्तियों को काउंटर करने के लिए हमको दलित को आगे करना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार ने खेला, लेकिन नतीजा क्या हुआ? बीजेपी ने उनको तोड़ने की कोशिश की, उनको ललचाया और फाइनली उनको अलग कर दिया। बीजेपी को उस समय लगा था कि नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान कर दिया हमने, और मांझी जो है कुछ नेताओं को लेकर के अलग पार्टी बना दी उन्होंने, हम पार्टी एक बनी थी। बाद में स्थिति ये हुई चुनाव में, जो 2015 का चुनाव हुआ, उस चुनाव में लालू प्रसाद यादव जी के साथ गए नीतीश कुमार, और हम पार्टी जो हम था उसमें जुमला चला कि ये मैं बन गई पार्टी। 2 नहीं 1 सीट जीते केवल खुद मांझी साहब, बाकी उनके सारे नेता हार गए जितने गए थे जेडीयू छोड़ करके। उसमें तो ये जान लीजिए कि जो अभी सम्राट चौधरी जी बने हुए हैं बिहार भाजपा के अध्यक्ष, और लग रहा है कि बहुत बड़े नेता हो गए हैं वो, उनके पिताजी भी हार गए थे और उसी के बाद पॉलिटिक्स छोड़ दी। तो लालू प्रसाद जी के साथ गए, और 2010 याद कीजिए, 2010 में लालू प्रसाद जी की पार्टी जो है वो 23 सीट पे सिमट गई थी। तो नीतीश कुमार ने रास्ता निकाला हर जगह कि कैसे, देखिए एक अक्सर कहते हैं लोग कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो किधर जाओ आप? तो आपको बचना होता है, कभी कुआं में कूद जाओ, कभी खाई में कूदो, कभी यहाँ हो कभी वहां हो। नीतीश कुमार के सामने वही स्थिति रही, और नीतीश कुमार ने जिस तरह की राजनीति की उसमें जो वो कहते हैं अक्सर कि हम जो है सांप्रदायवाद से समझौता नहीं करेंगे, हम करप्शन से समझौता नहीं करेंगे, उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा। इसलिए आज की तारीख में भी कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि नीतीश कुमार करप्ट हैं, नीतीश कुमार परिवारवादी हैं। नरेंद्र मोदी जी यही 2 नारा लेके तो चले थे कि देश में भ्रष्टाचार है और परिवारवाद है। तो भ्रष्टाचार किस तरह से मोदी जी के साथ है वो तो महाराष्ट्र में भी दिख रहा है कि हर जगह वो भ्रष्टाचारी को पकड़ते हैं और फिर वो बोलता है कि सर मैं आपके साथ हूं, तो वो छोड़ देते हैं, बोला ठीक है हमारे साथ हो तो अभयदान दे देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार अभयदान नहीं देते। नीतीश कुमार ने किसी भ्रष्टाचारी को अभयदान नहीं दिया, चाहे वो उनकी पार्टी का हो चाहे किसी और की पार्टी का हो। और देखिए उसके बाद जीतन राम मांझी से पहले उपेंद्र कुशवाहा भी गए थे। उपेंद्र कुशवाहा आज कहाँ खड़े हैं? ये जो बात हो रही है कि शिवसेना को तोड़ दिया, शरद पवार को तोड़ दिया, तो इनका तो बड़ा धड़ा चला गया। लेकिन नीतीश कुमार जब भी टूटे, चाहे उपेंद्र कुशवाहा टूटे या जीतन राम मांझी टूटे, आरसीपी सिंह टूटे, तो कितने लोगों को ले गए और क्या हुआ? क्या जेडीयू या नीतीश कुमार कमजोर हुए या बार बार बीजेपी को ही झटका लगा? अभी आप देखिए, आप याद कीजिए 2019 का चुनाव, 2014 में नीतीश कुमार को लोकसभा में 2 सीटें मिली थी। 2019 में यही बीजेपी के लोग, यही गृह मंत्री जो आज नीतीश कुमार को निशाने पर लिए हुए हैं, वो समझौता करने गए और उनको 16 सीटें ऑफर की। अपनी जीती हुई सीटें छोड़ दी। क्यों छोड़ी? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रहे थे इसलिए छोड़ी, या नीतीश कुमार की ताकत का उनको अंदाजा था इसलिए छोड़ी? अब जब बात कर रहे हैं, देखिए उस समय जब नीतीश कुमार गए थे तो बात आप याद कीजिए, उस दौरान जो 2015 के बाद 2017 में हुआ था कि सब लोग लग गए थे कि कैसे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और तमाम तरीके की चीजें होने लगी थी, और नीतीश कुमार ने फिर रास्ता बदला। उसके बाद जब बीजेपी ने फिर राम मंदिर के नाम पर और फलाना के नाम पर जब उसने बढ़ाया अपना आतंक धर्म के नाम पर, तो नीतीश कुमार फिर आ गए लालू प्रसाद यादव के साथ। और इस बार जो लालू प्रसाद यादव के साथ आए, तो देखिए क्या हो रहा है। जनता दल के साथ, जनता दल यू के साथ राष्ट्रीय जनता दल चट्टान की तरह खड़ा है। चाहे आप जितना धमका लें, अभी तो कल चार्जशीट भी दायर कर दिया उनके खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ, लेकिन क्या फर्क पड़ा? कोई डरा? कोई नहीं डरा। लालू प्रसाद यादव डरे? नहीं डरे। और वो इस बार जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है, वो बीजेपी को पानी पिलाने के लिए काफी है। पूरे देश में ये दोनों मिलकर के जो विपक्षी एकता का बिगुल उन्होंने फूंका है, राहुल गांधी को मजबूत करेंगे, और राहुल गांधी का साथ लेकर के जो बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और जो झारखंड का जो हिस्सा है, उन चारों जगहों में बीजेपी को
झटका लगेगा। जी। अब बात आती है कि नीतीश कुमार को तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। मुझे तो तनिक भी नहीं दिख रही है इसकी आशंका। हालांकि नीतीश कुमार भी किसी की पार्टी को तोड़ते नहीं है, अब तक किसी को नहीं तोड़ा उस तरीके से, लेकिन हो सकता है। अच्छा, एक और बात देखिए, तोड़ता कब किसी को कोई है, जब उसमें कुछ संभावना दिखती है। बीजेपी के किसी नेता में कोई संभावना दिखाई पड़ती है? यहाँ दिल्ली से बैठे हैं प्रशांत जी, अमलेंदु जी, राहुल लाल जी, यूपी में बैठे हैं सुनील भाई साहब, आप सबको कहीं से लगता है कि कोई बीजेपी का ऐसा नेता है जिसको बिहार में नीतीश कुमार तोड़ करके अपने साथ ले आए और नीतीश कुमार मजबूत हो जाएंगे, लालू प्रसाद मजबूत हो जाएंगे? ऐसा कोई नेता नहीं, तो क्यों तोड़ के लाएंगे? अब एक देखिए कि इन्होंने चिराग पासवान के भरोसे नीतीश कुमार को कमजोर किया। आज चिराग पासवान कहां है? चिराग पासवान को किस हाल में खड़ा कर दिया बीजेपी ने। और अभी जो स्थिति है, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, आरसीपी सिंह हो, ये सारे जो है बुझे हुए दिए बीजेपी लेके घूम रही। और नतीजा क्या हुआ? इन बुझे हुए दियों की वजह से जो अभी रैली की गृह मंत्री ने लखीसराय में, आप जान लीजिए कुर्सियां नहीं भरी। अब बताइए, कुर्सियां भरने भर भी अगर आप नहीं ला पाते हो अपने वोटर को, जनता को, क्या राजनीति करोगे राष्ट्रीय स्तर पे? आप कैसे नीतीश कुमार को आप ये करोगे? आप देखिए तेलंगाना में राहुल गांधी के साथ कितनी भीड़ आई, कुर्सी तो छोड़िए, जगह कम पड़ गई। और ये पूरे देश में चर्चा का विषय है, दुनिया भर में चर्चा का विषय है, और आपके लिए कुर्सियां नहीं भरती है। भोपाल में या और दूसरी जगहों पे आपने पहले प्रधानमंत्री जी ने अपने रैली रद्द करने की बात की थी, इसलिए लगा था कि लोग आएंगे नहीं। तो मुझे नहीं लगता है राजीव जी विपक्षी एकता को कोई झटका लगा है। महाराष्ट्र में भी शरद पवार जो है बहुत बड़े खिलाड़ी है। अब ये अलग बात है कि नीतीश कुमार और शरद पवार में थोड़ा अंतर ये है कि नीतीश कुमार किसी अडानी से बैठ करके मीटिंग नहीं करते। शरद पवार पे अलग से आपसे बात करनी है और समझना चाहूंगा आपसे जरूर थोड़ा सेकंड राउंड में, क्योंकि समय भी खत्म हो रहा है। जी राहुल लाल जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी, ये जो बिहार को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज धनंजय जी ने बोली, अगर आप बिहार के न्यूज को ध्यान में रखता है, वहां के राजनीति को, तो बीजेपी वाले हर सप्ताह हल्ला फैलाते रहते हैं कि अभी लालू यादव सिंगापुर से आने वाले हैं, नीतीश कुमार बदल जाएंगे, नीतीश कुमार गद्दी से हट जाएंगे। तो ये जो अफवाह तंत्र है वहां पे कि नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार ने जिस मजबूत ढंग से पूरे विपक्षी राजनीति को एकजुट किया है, वो भारतीय जनता पार्टी को लोग पचा नहीं पाए। इसलिए वहां के इस समय हम लोग देख रहे हैं, सुशील मोदी खुद हल्ला फैला रहे हैं, तमाम नेशनल बड़े बड़े टीवी चैनलों पर कल से बैठे हुए वो लगे हुए फैलाने में कि गिरने वाली है, सरकार गिरने वाली है, टूट-फूट होने वाली है। इस बार तो बीजेपी फैला रही है, लेकिन इसके पहले बीजेपी के अफवाह तंत्र में ये लगातार आती थी कि वो लालू जी आने वाले हैं, गठबंधन टूट जाएगा, लालू जी होने वाले हैं। तो जबकि मैं एक चीज कह दूं, आप नीतीश कुमार के चेहरे को, जो हम लोग चूंकि राजनीतिक जब विश्लेषण करते हैं, भाव भंगिमा की बड़ी भूमिका होती है राजीव जी। जब तक वो नीतीश कुमार कहीं न कहीं एनडीए में थे, उनके चेहरे को देखिए, कोई भी वीडियो निकाल के, वो बिल्कुल एक तरह से अंदर से दुखी दिखते थे। जबकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, जो पूरा का पूरा बिहार में ये जोड़ी चली है, वो हम लोग जो कहते हैं कि रिश्ते का जो केमिस्ट्री है, वो पूरा केमिस्ट्री भी दिखता है। और वही कारण है कि सुखद केमिस्ट्री के बाद आज विपक्षी एकजुटता को पटना में जो है कि वो मजबूती प्राप्त हुई है। जी राहुल लाल जी, और इसी बात से आगे बढ़ना चाहते हैं। और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, क्या लालू प्रसाद यादव, जिनके बारे में अभी कह रहे थे धनंजय जी और बाद में अब राहुल लाल जी भी कह रहे हैं, लालू यादव कहें या तेजस्वी यादव कहें और साथ में नीतीश कुमार, ये दोनों जोड़ी आने वाले समय में अगर इन दोनों को देखा जाए तो 2024 के लिए, और साथ में इनके साथ राहुल गांधी, क्योंकि दोनों ने राहुल गांधी को बहुत भाव दिया पटना की बैठक और मंच पे पत्रकारों के बीच, आपने देखा, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे लालू प्रसाद यादव हो, ये जो तिकड़ी है, तीनों की जोड़ी जो है तिकड़ी, इसको किस रूप में आप देखते हैं? और बेंगलुरु तक पहुंचते पहुंचते और बेंगलुरु के बाद 2024 के चुनाव, और क्या देश की जनता जो चाहती है, जो संविधान की रक्षा और तमाम बातों की दुहाई देती है, उनके लिए ये तीन जो हैं उम्मीद की किरण है आज की तारीख में? देखिए राजीव जी, आप लोग सब लोग कल्पना कर रहे हैं कि रघुवंश जी नीतीश कुमार से मिले तो क्या नीतीश कुमार एनडीए में जाने वाले हैं? इसको दूसरी तरफ से क्यों नहीं देखते? ऐसा क्यों नहीं है कि रघुवंश जी कुछ हरिवंश जी मिले थे जी, सॉरी हरिवंश जी, ये अगर
मिले हैं नीतीश कुमार से, तो हो सकता है कि कुछ वहां के नेताओं को लेकर यूपीए में जाने वाले हों। इसको दोनों तरफ से देखा जा सकता है। ये क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो बड़ा चुंबक होता है, जिसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है, वो खींचता है। आज के तारीख में गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो यूपीए के पास है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूं राजीव जी कि मैंने मीर जफर और ये जो जयचंद को नहीं देखा था। देखिए 3 उदाहरण देता हूं मैं, 3 उदाहरण, और भारत की जनता ये 3 उदाहरणों को देखे। एक मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग के व्यक्ति हैं। राहुल गांधी सबसे ज्यादा विश्वास अगर किसी पे करते थे, राहुल गांधी के घर में किसी भी समय वो अंदर जा सकते थे। वो जो श्रीमंत थे जिन पे राहुल गांधी सबसे ज्यादा विश्वास करते थे, उन्होंने उनको धोखा दिया। स्वामी जी नाम ले लिया कीजिए, सोचिए, नाम ले लिया कीजिए, अब कौन सा श्रीमंत। अच्छा, दूसरा राजीव जी, शरद पवार ने अजीत पवार को बेटे की तरह पाला है। अगर उनका इतिहास देखिए, अजीत पवार के पिताजी की मृत्यु हो गई थी और शरद पवार ने अजीत पवार को शिक्षा दीक्षा दी, उन्हें राजनीति सिखाई, राजनीति में एस्टेब्लिश किया। ये क्या जयचंद होने का नजरिया नहीं है। और तीसरा उदाहरण देखिए आप, उद्धव ठाकरे ने अगर सबसे ज्यादा किसी पे विश्वास किया, राजीव जी किस पे विश्वास किया? एकनाथ शिंदे पे। और एकनाथ शिंदे को उन्होंने कहा, जब उनकी तबीयत खराब थी और उनके गर्दन में फोड़ा हो गया था और उसका ऑपरेशन होने वाला था, उद्धव ठाकरे ने अपनी सारी सत्ता और अपनी चाबी जो है एकनाथ शिंदे को दे दी थी। गद्दारी के 3 सबसे बड़े उदाहरण अगर हिंदुस्तान में कोई हैं, 2 महाराष्ट्र के हैं और 1 मध्य प्रदेश का है। देखिए मैं ये कहता हूं, मेरा अगला जन्म राजीव जी हो अशफाकुल्लाह खां के खानदान में हो, अब्दुल हमीद के खानदान में हो, ब्रिगेडियर उस्मान के खानदान में हो, चंद्रशेखर आजाद के खानदान में हो, भगत सिंह के खानदान में हो, गांधी जी के खानदान में हो, अगला जन्म। लेकिन कभी सिंधिया के या शिंदे के या इन लोगों के खानदान में न हो, जिन्होंने इनको रोटी खिलाई, जिन्होंने इन्हें पानी पिलाया और जिन्होंने इन्हें एस्टेब्लिश किया, उनके पीठ पे छुरा भोंका। देखिए मैं शिक्षक हूं राजीव जी, अपने शिष्यों को और जनता को ये कहता हूं, किसी की पीठ पे छुरा मत भोंको। और ये 3 उदाहरण हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक काम किया है पिछले 9 साल में, गद्दारों को पुरस्कृत किया है, लोगों को पीठ में छुरा भोंकना सिखाया है। और आज जो श्रीमंत की स्थिति है राजीव जी, नोट कर लीजिए, यही एकनाथ शिंदे की होगी और यही अजीत पवार की होगी। महाराष्ट्र में अपोजिशन पूरी तरह से जीतेगा और लालू प्रसाद यादव और नीतीश बाबू जो हैं और सीपीआई एमएल और सीपीएम स्वीप करेगा बिहार। आप देखते जाइएगा, ये इलेक्शन के 2 महीने पहले बड़े बड़े नेता बीजेपी छोड़ेंगे। गद्दारी से वो परेशान हैं, गद्दारों को बीजेपी ले रही है और जिन्होंने 50 साल दरी बिछाई है बीजेपी की, उनको तिरस्कृत कर रही है, उनको छोड़ रही है। जी, छोड़ रही है। लेकिन आप बहुत सही बात और बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये सब मिलके, यानी जो यूनाइट हो रहा है विपक्ष, ज़रा विपक्ष की यूनिटी को ही आगे बढ़ाते हैं। और प्रशांत टंडन जी, बेंगलुरु में आप बैठक है, पटना में 15 दल थे, बेंगलुरु में और पटना में 15 दलों में एक दल आम आदमी पार्टी। बेंगलुरु में इससे ज़्यादा इससे कम क्या देखते हैं आप? और फिर थोड़ा आपसे चर्चा ज़रूर महाराष्ट्र और बिहार की ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले क्या दल बढ़ेंगे या कम होते हुए नजर आते हैं? राजीव जी, दल भले ही ना बढ़े लेकिन उनकी ताकत जरूर बढ़ेगी। ताकत इसलिए बढ़ेगी राजीव जी कि देखिए, ये जो 37% 38% बीजेपी का वोट है, इसमें पुलवामा का और बालाकोट का वोट भी है। 2014 में बीजेपी का वोट था 31%, कांग्रेस का तब भी 19.3% था और 2019 में भी कांग्रेस का 19.6% था। तो कांग्रेस का स्थिर है, बीजेपी के वोट बैंक में स्पाइक आया और वो पुलवामा और बालाकोट की वजह से आया स्पाइक। ये इसमें करेक्शन आएगा
इस चुनाव में। अगर मैं ये ना भी मानूं कि बीजेपी के खिलाफ भयंकर रूप से एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन एक मामूली करेक्शन भी अगर आएगा तो वो ये जो बाकी 53-54% वोट है, ये वोट सेकुलर और समाजवादी वोट है, ये फेडरल वोट है, संघीय ढांचे का वोट है, और इसकी पार्टियां ही मिल रही हैं बेंगलोर में या पटना में मिली थी, एक कांग्रेस को छोड़कर जो कि राष्ट्रीय पार्टी है। बाकी सब पार्टियां इसमें क्षेत्रीय दल हैं, और क्षेत्रीय दलों को अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए, अपनी पहचान बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए करो और मरो की बात है उनके लिए। मैं पहले भी कह चुका, कांग्रेस के पास ऑलरेडी 4-5 सरकारें हैं, अपनी 5 सरकारें हैं अपनी और गठबंधन मिला के। तो कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत बड़ा संकट अस्तित्व का नहीं है, लेकिन जिसका एक ही राज्य में पार्टी है और जो जिसकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बहुत लंबे समय तक विपक्ष में रहने का स्टैमिना नहीं है, आदत नहीं है, जन संघर्षों से दूर जा चुके हैं, वो अगर कोई ऐसा काम करेंगे जिससे विपक्षी एकता कमजोर होगी, तो फिर उनका भी, देखिए शरद पवार बड़े नेता हैं, दशकों का उनका करियर है, एक जनाधार रहा है और सबसे सीनियर नेता है इस वक्त देश के। वो तो बच जाएंगे अपनी साख की वजह से, लेकिन कोई और पार्टी में अगर इस तरह टूट गया तो वो पार्टियां नहीं बचेंगी। तो ये क्षेत्रीय दलों के सामने एक बड़ी मजबूरी है। और दूसरी एक मजबूरी ये है राजीव जी कि कांग्रेस अब 2019 से 2014 वाली कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस के अंदर लीडरशिप का संकट था, अब कांग्रेस के पास लीडरशिप का संकट नहीं है। अब कांग्रेस के पास एक जो है खड़गे साहब के नेतृत्व में एक प्रॉपर एक सेक्रेटरिएट है, और खड़गे साहब की खुद की अपनी एक लंबी पारी है, आधी शताब्दी की पारी है, और राहुल गांधी। अब वो कांग्रेस के पास, जिसको कहते हैं ना हिंदी में, ऊहापोह की स्थिति नहीं है, बहुत स्पष्ट है। और उस स्पष्ट नेतृत्व की वजह से कांग्रेस की तरफ वो लोग लौटेंगे जो कांग्रेस के साथ कभी हुआ करते थे। भारत जोड़ो यात्रा या कर्नाटक के रिजल्ट या कल और रिजल्ट आएंगे, ये उसका बोनस है, एडिशनल है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अपने रिवाइवल के रास्ते पर है। अब अगर उस रिवाइवल के रास्ते पर कोई सुई चुभोएगा तो नुकसान उसका ही होगा, क्योंकि वो वोट बैंक कांग्रेस की तरफ आएगा। क्यों आएगा राजीव जी? क्योंकि जितने क्षेत्रीय दल हैं, एक लालू यादव जी को छोड़ दें, तेजस्वी को छोड़ दें, अगर जब भी मुसीबत आई है कोई किसी पे नहीं बोला है। बयान ट्वीट किए हैं लोगों ने, गया नहीं है कोई खड़ा नहीं हुआ है। राहुल गांधी अभी मणिपुर से लौटे हैं, हाथरस में कांड होता है राहुल गांधी जाते हैं, कहीं कांड होता है राहुल गांधी जाते हैं, जम्मू में रेप होता है राहुल गांधी जाते हैं, उन्नाव में के रेप विक्टिम के परिवार से प्रियंका गांधी मिलती हैं जाके। ये जो गांधी परिवार का, राहुल गांधी का बोलने का, मिलने का सिलसिला है, ये उसको रिजल्ट दे रहा है। इसीलिए देखिए कि बी टीम को लोग अब पहचान रहे हैं। जेडीएस अभी का एग्जाम्पल है, 23 मुसलमान कैंडिडेट जिन्होंने दिए, 23 के 23 हार गए, क्योंकि लोगों ने उनके बी टीम के कैरेक्टर को पहचान लिया। अब कोई भी बी टीम का लेबल लगाएगा, मैं कह रहा हूं बीआरएस को भी ये सजा भुगतनी पड़ेगी। बीआरएस से जो जाके मिल रहे हैं उनकी बात तो छोड़ दीजिए। तो ये करेक्शन आएगा। दूसरी एक आखिरी बात बिहार पे बोल दूं, देखिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी 1980 में पैदा हुई और 1980 से 2023 में 43 साल हो गए।
43 साल में बीजेपी कई बार सत्ता में आई गई, कई राज्यों में रही। बिहार में बीजेपी एकमात्र राज्य है हिंदी बेल्ट का जिसमें कभी मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। और बिहार की जो राजनीति है अगले 10-20 साल अभी भी नहीं बना पाएंगे। कितना भी कोई चाणक्य नीति कर ले और करके देख लें, तो बिहार एक अलग तरीके की पहेली है बीजेपी के लिए, क्योंकि वो जहाँ पे भी सोशल कॉन्शियसनेस होगी, जहाँ पे पॉलिटिकल जागरूकता होगी, वो बीजेपी के लिए मुश्किल बातें हैं। बस एक एग्जांपल और दे दूं कि जहाँ भी 20वीं शताब्दी में जहाँ जहाँ सामाजिक बड़े समाज सुधारक हुए हैं, वहाँ आरएसएस नहीं जा पाई। उत्तर भारत में इसलिए जा पाई क्योंकि यहाँ 20वीं शताब्दी में कोई बड़ा सामाजिक सुधार कार्यक्रम नहीं हुआ, कोई बड़ा नेता नहीं पैदा हुआ यहाँ पे। लेकिन बिहार बीजेपी के लिए अगले कई दशकों तक पहेली रहेगा। जी, और दक्षिण भारत तो आप सब जानते ही हैं। दक्षिण का नाम आप नहीं लिए, लेकिन दक्षिण की बात आपने कह दी प्रशांत टंडन जी। तो बीजेपी के लिए दक्षिण भारत और उत्तर भारत में क्या फ़र्क है, इसको आप समझ सकते हैं, जो प्रशांत जी अभी कह रहे थे। सुनील शुक्ला जी, क्या लगता है आपको? इधर हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में शरद पवार और उससे पहले राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं। तो जरा मणिपुर के बाद राहुल गांधी का कद कई गुना और बढ़ जाता है। मणिपुर में कई लोग, और अभी तक प्रधानमंत्री ने उस पर एक बात नहीं कही है, इसलिए भी कद बढ़ जाता है। लेकिन उसके बाद लौट कर आते हैं राहुल गांधी, और उधर शरद पवार के साथ में खेला हो जाता है। दोनों का दोनों से कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ कुछ जोड़ने की बात भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ ये ज़रूर कहने की बात, जोड़ने की बात कर रहा हूँ कि अब यहाँ से शरद पवार और राहुल गांधी को देखा जाए। जिस शरद पवार के बारे में कहा जा रहा था पहले कि वो राहुल गांधी के साथ नहीं आना चाहते हैं, हालांकि ये बात भी बहुत पुरानी हो गई, 2-3 माह पुरानी बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तो एक मंच पे आए ही थे पटना में। और अब की परिस्थितियां जो हैं महाराष्ट्र की, वो बिल्कुल दूसरी हैं, जहां शरद पवार को अपनी पार्टी बचानी है, बनानी है, फिर से खड़ी करनी है, जो कह चुके हैं। और राहुल गांधी एक बढ़ता हुआ कद, आगे बढ़ता हुआ कदम, दोनों देख लीजिए। वैसी स्थिति में कहां आप पाते हैं कांग्रेस को, कहां पाते हैं एनसीपी को, कहां पाते हैं विपक्षी गठबंधन को? जो लोग यह कह रहे हैं कि शरद पवार राहुल गांधी के साथ नहीं आना चाहते थे, ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जो गैर अनैतिक राजनीति है उसमें कोई पर्दा डालना चाहते हैं। जब राहुल गांधी की पार्टी, एनसीपी, शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी सत्ता में थी, और 2-4 दिन नहीं थी, लंबे समय तक थी, उस समय एक नरेशन क्यों नहीं चलाया गया कि शरद पवार राहुल गांधी से नहीं मिलना चाहते हैं? या ये जो टूट फूट हुई है वो पटना में शरद पवार साहब राहुल गांधी के साथ बैठे हुए थे, इसलिए लोगों के मन में नाराजगी है। जो पार्टी एक राज्य में सत्ता में शेयर कर एक लंबे समय तक बैठती रही हो, तब किसी को इतराज नहीं हुआ। एक बैठक में चले गए तो लगने लगा गया ये क्यों बैठक में चले गए। यह केवल एक तरह का एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश है। दूसरी चीज, राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही दिन प्रतिदिन भारतीय राजनीति में अपनी विश्वसनीयता हासिल की है। मणिपुर की उनकी यात्रा ने, जो एकदम लेटेस्ट यात्रा रही, उसने लोगों के बीच में यह धारणा बनाने में कारगर साबित हुई है कि आम आदमी की समस्याओं से, उनके संघर्षों से, उनकी विपदाओं से जुड़ने के लिए राहुल गांधी तैयार है, उनके साथ अपनी संवेदनाओं को जोड़ने के लिए तैयार है। यह कद और बढ़ा उनका। और जो इसी स्थिति होगी, कर्नाटक का चुनाव और बाद की राजनीतिक गतिविधियां, इन दोनों ने, राहुल गांधी की राजनीतिक गतिविधियां, दोनों ने कांग्रेस की स्थिति को भारतीय राजनीति में बेहतर कर दिया और विश्वसनीय बनाया उसको, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष का एक प्रमुख चेहरा बनाया। आप बात कर रहे थे कि बेंगलोर में जो विपक्षी एकता वाली बैठक में आने वाले दलों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। 2 तो ऐसे ही जिन्होंने घोषणा कर दी आने की, जयंत चौधरी ने राष्ट्रीय लोकदल ने, उन्होंने कहा कि मैं उस बैठक में जाऊंगा, और वाईएसआर रेड्डी साहब की पुत्री ने, शर्मिला ने, वाईएसआर तेलंगाना कांग्रेस जिन्होंने बना रखा है, जिसकी मुलाकात भी हुई है राहुल गांधी से, उन्होंने भी कहा कि उस बैठक में जाएंगे।
अभी आम आदमी पार्टी ने यूसीसी से अपना जो उसका वक्तव्य था उसको वापस ले लिया। भगवंत मान का बयान आया कि हम सेकुलर पार्टी हैं, हम यूसीसी के साथ नहीं खड़े हैं, उसका समर्थन हम नहीं कर सकते। सवाल यह है कि अगर आप बीजेपी के खिलाफ राजनीति करते हैं तो आप कांग्रेस से दूर नहीं जा सकते, और अगर आप कांग्रेस से दूर जाने की कोशिश करेंगे और यह भी दावा करेंगे कि आप बीजेपी के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, तो आपका हश्र वही होगा जो जनता दल क्या हुआ। लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, और लोगों ने ऐसे दलों को छोड़ना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव, विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभाओं के उपचुनाव और पार्लियामेंट्री उपचुनाव, आप उसको देख लीजिए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए उनको आप देख लीजिए। जो उपचुनाव हुए हों, जो बाजार समितियों के चुनाव हुए हों, उनमें किनका क्या असर हुआ और कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ आई। देश में दो ही तरह की राजनीति है, या तो भाजपा की राजनीति है या गैर भाजपा की राजनीति। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता क्यों बनी हुई, जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। एनडीए के सदस्य होने के बावजूद, बिहार में बीजेपी के सहयोग से राजनीति करने के बाद, मुख्यमंत्री बने रहने के बावजूद कोई भी सांप्रदायिक एजेंडा लागू नहीं होने दिया। एक सांप्रदायिक एजेंडा का कोई उल्लेख नहीं कर सकता है जिसको बिहार में नीतीश कुमार ने अलाउ किया हो लागू होने के लिए। ये मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं होने दी। मंदिर में पर्यटन के नाम पर जो हिंदू तीर्थस्थल है उनको विकसित करने का जो चल रहा है उसको नहीं होने दिया। एक भी कोई कार्यक्रम इनका रहा हो जिसको ये जो दीपावली के दिन दीपक जलाइए और ये कीजिए और वो कीजिए, जितने भी तमाशे हैं, किसी को नहीं होने दिया। इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी है कि जो जिस पृष्ठभूमि से निकले हुए हैं वो सत्ता में रहना, जिसकी बात धनंजय जी ने की कि सत्ता में रह करके लोगों की का काम करना एक मुद्दा हो सकता है कि बीजेपी का साथ लेना, और उस पार्टी के एजेंडे पर चलना ये दूसरा मुद्दा है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के एजेंडे को अपने राजनीतिक जीवन में कभी लागू नहीं किया, वो उनकी विश्वसनीयता है, और उस एजेंडे को न मानने की वजह से ही वो कांग्रेस के निकट अपने आप को पाते हैं। और जो केमिस्ट्री जेडीयू के साथ, आरजेडी के साथ उनकी दिखाई पड़ती है, उसकी वजह ये केवल है इसी एकजुटता को और इसी विश्वसनीयता को भोथरा करने की कोशिश है कि इस पार्टी को तोड़ो, उस पार्टी को तोड़ो, ये कर दो, वो कर दो। सदस्यों को अपने जा सकते हैं, ठीक है, लोग तमाम ये केंद्रीय एजेंसियों के बूते आपने शिवसेना का तोड़ दिया, केंद्रीय एजेंसियों के बूते आपने इनको तोड़ दिया, लेकिन आप जिन बातों को कर रहे थे, आपका भी जो चेहरा है उसके ऊपर भी कालिख लगी है। आपके ही वक्तव्यों के ऊपर लोगों के मन में अविश्वास पैदा हुआ। क्यों कोई आपके बात पर विश्वास करेगा? भ्रष्टाचार की लड़ाई की बात करके भ्रष्टाचारियों को अपने साथ लेते हैं आप। भाई भतीजावाद के खिलाफ राजनीति करने के नाम पर परिवारवाद के लोग अपने साथ लेते हैं आप। किसानों का नाम लेकर के आप कारपोरेट को प्रमोट करते हैं। बेरोजगारी महंगाई से आपको कोई मतलब नहीं है। तो जो जनता के सरोकार की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं, वह एनडीए के साथ इनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? और राजनीतिक विश्वसनीयता इस कदर आपकी बढ़ गई है कि एनडीए की संख्या घटते घटते कहां चली गई, और आज कोई खुले रूप से आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए एक जो कांग्रेस ने और राहुल गांधी एक अकेली पार्टी है, पैन इंडिया, अगर आप किसी एक राजनीतिक दल का नाम लेंगे जो लगातार बीजेपी पे हमलावर है, तो यह वामपंथी दल है या कांग्रेस है। और कांग्रेस चूंकि पूरे देश भर में उसकी उपस्थिति है, वो लगातार जूझती रही है और कहीं उसने अपने आप को बैकआउट नहीं किया। उनको सीबीआई बुलाई, ईडी बुलाई, ये भी हुआ, मकान खाली करो, दुकान खाली करो, संसदता चली गई, सजा भी हो गई, लेकिन सरकार पे हमला बंद नहीं किया। और सरकार के जन विरोधी नीतियों को एक्सपोज करने में कहीं पीछे नहीं रहे। यह जो आपकी राजनीति है वह आम आदमी में आपकी विश्वसनीयता को बनाती है, और उस विश्वसनीयता को राहुल गांधी ने हासिल किया। इसीलिए भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता में कमी ना आई हो, लेकिन वो बढ़ी नहीं है, और राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये कौन लोग हैं जो राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो सामाजिक न्याय की राजनीति में विश्वास करते हैं, वो लोग हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास करते हैं, जिनको संविधान बचाना है, जिनको देश का संघीय ढांचा बचाना है। और इन मुद्दों के साथ जो भी राजनीति करना चाहेगा वो कांग्रेस से अलग नहीं हो सकता। आज इस देश में बीजेपी के खिलाफत की राजनीति करने वाला अगर कोई चेहरा है तो कांग्रेस है। गैर कांग्रेस कोई भी प्रयास, दलों का समूह, दलों का गठन को एकताबद्ध करने की कोशिश, वो गैर भाजपा राजनीति नहीं। या आम आदमी इस बात को मानने लगा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। धनंजय जी, शरद पवार की राजनीति कहां देखते हैं आप?
देखिए, शरद पवार जी तो उम्र के अपने उस पड़ाव पे हैं जहां वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है। हालांकि राजनीति में वानप्रस्थ आश्रम होता नहीं है, लेकिन उम्र का असर तो होता है व्यक्ति पे। वो ऊर्जा, आमतौर पे सोचते हैं कि बुढ़ापा का मतलब होता है कि ऊर्जा नहीं है शरीर में, लेकिन शरद पवार जो है अभी भी ऊर्जावान दिख रहे हैं। 2019 का चुनाव याद कीजिए, एक भाषण दे रहे थे, बारिश में भीग करके भाषण दिया उन्होंने। राहुल गांधी का भी ऐसा एक भाषण वायरल हुआ था। तो शरद पवार अभी भी ऊर्जावान है, और जिस तरह से उस दिन जब प्रेस के सामने आए तो उन्होंने बड़े हंसते हुए कहा कि शरद पवार ही अभी तो केवल नजर आ रहा है, बाकी देखते हैं कौन कौन है। देखिए, वहां जो लड़ाई है शरद पवार के साथ, शरद पवार जी जो है समझौता करने को तैयार नहीं। हमें तो सूत्र से ये भी पता चल रहा है कि अडानी साहब भी इस बात के लिए लगे हुए हैं कि शरद पवार जी आप जो आ जाइए इनके साथ, आपके आने से बदल जाएगी पूरी फिजा। शरद पवार ने कहा देखते हैं, फिर शरद पवार ने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है। तो उसके बाद जाकर के ये सारा खेल हुआ। अब जो खेल हुआ है, आप याद कीजिए, शिवसेना के साथ जो भी खेल हुआ था उसमें भी आरोप लगे थे, 50 खोखे ओके। अब देखिए, शरद पवार जी ने इनको बनाया था, प्रफुल्ल पटेल जी को एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, सुप्रिया सुले और इनको। दूसरे दिन चले गए ये भी। क्यों चले गए? प्रशांत भाई अच्छी तरह जानते होंगे कि इनके पीछे भी जो है इनकी प्रॉपर्टी को सील किया हुआ है, ईडी सीबीआई वगैरह वगैरह पीछे लगे हुए हैं लोग। तो शरद पवार ने बहुत उतार चढ़ाव देखा है, बहुत छोटी उम्र में आए थे, किसी ने उनको खड़ा नहीं किया इस तरह से, जिस तरह से अजित पवार जी को उंगली पकड़ करके बड़ा किया शरद पवार जी ने, जैसा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी बोल रहे थे। लेकिन क्या होता है प्रोफेसर साहब कि जब वक्त बदलता है तो चीजें बदल जाती है, और आदमी का अपना अपना बदल जाता है। इस मामले में मैं राज ठाकरे को बड़ा बेहतर मानता हूं कि राज ठाकरे ने शिवसेना को तोड़ने का काम नहीं किया, अलग अपनी पार्टी बनाई, अपना कद खड़ा हुआ नहीं हुआ अलग इशू है। लेकिन अजित पवार ने जो किया है उससे एक झटका तो है। हालांकि अफवाह फैला रहे हैं लोग कि शरद पवार की ही चाल है, और बीजेपी ने, अभी ये बात चल रही है, हालांकि बीजेपी के किसी नेता ने, बड़े नेता ने, दिल्ली के नेता ने कोई बधाई नहीं दी है, और यहाँ चर्चा है कि जो है अजित पवार जी को दिया जाएगा वही सब मंत्रालय दिया जाएगा जो उनके पास है, देवेंद्र फडणवीस जी के पास है। तो बहुत गटमट राजनीति है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से शिवसेना कमजोर नहीं हुई धरातल पर, वैसे ही एनसीपी कमजोर नहीं होने वाली है धरातल पर। और शरद पवार जी ने एक बयान दिया है, आपने अगर देखा होगा गुरु पूर्णिमा के दिन, तो उन्होंने कहा कि मैं 3 महीने में महाराष्ट्र की तस्वीर बदल दूंगा, और उन्होंने कहा है कि हम प्रदेश में दौरा करेंगे। और शरद पवार जी के दौरा करने का मतलब होता है कि लोग जो है, क्योंकि वो शरद पवार जड़ के नेता है, जड़ से उठ करके आए हैं, और उनका किया धरा है, बहुत लोगों के लिए उन्हें बहुत कुछ किया है। फिर जिस तरह का हमारा समाज है वो संवेदना वाला समाज है, भले हमारी सरकार में संवेदना नहीं है जो मौजूदा सरकार है। अभी देखिए, मैं वीडियो एक देख रहा था कि दिल्ली में किस तरह से नेताओं को पुलिस वाले ने उठा करके फेंका। एक मर्द पुलिस वाला है, वो जो है बदमाशी कर रहा है। एक घटना वायरल हो रही है सीधी मध्य प्रदेश की, जहां एक आदमी जो है एक युवक पे, लड़के पे पेशाब कर रहा है। बताइए, इतनी संवेदनाहीन लोग हैं, और वो बीजेपी विधायक का परिचित है, रिप्रेजेंटेटिव है। इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, तो जनता जो है अति हो जाए तो फिर तो हिसाब लगाती है। और महाराष्ट्र में वही हो रहा है। शिवसेना को तोड़ा था तो लगा था कि हम मजबूत हो जाएंगे, लेकिन फिर महाविकास अघाड़ी वापस मजबूत रही। फिर एनसीपी को तोड़ा कि मजबूत हो जाएंगे, लेकिन वापस वही हो गया, क्योंकि अब कांग्रेस मजबूत हो चुकी है। अभी जो हवा है, जो परसेप्शन है, वो बदल गया है। और जिस तरह से राहुल गांधी जा रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, जिस तरह से पद यात्रा करने जा रहे हैं शरद पवार, जिस तरह से पद यात्रा करने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र में बहुत मुश्किल होने वाली है। क्या इनके नेता कोई हैं जो पदयात्रा करने जाएंगे? और जब पदयात्रा करने जाएंगे मोदी जी, तो क्या महाराष्ट्र की जनता पूछेगी नहीं कि शिंदे भ्रष्टाचारी है या भ्रष्टाचारी नहीं है, अजित पवार भ्रष्टाचारी है या भ्रष्टाचारी नहीं है? क्योंकि आपने ही आरोप लगाया था। जो हसन मुशर्रफ है उनके बारे में क्या नहीं बोला। अभी जो है इनके जो बीजेपी के नेता हैं, जब वोट मांगने जाएंगे और जनता पूछेगी
कि भ्रष्टाचार के साथ हैं या भ्रष्टाचार के खिलाफ? तो क्या जवाब देंगे बीजेपी के नेता? ये सवाल है। तो एक और जो हमारे साथी बोल रहे थे कि लोकप्रियता जो है, जनता के बीच लोकप्रियता नेता की कैसे तय होती है? वो तय होती है जब जनता के मुद्दों को नेता उठाता है। जब कुर्सी के लिए तोड़ जोड़ करता है तो जनता के बीच वो लोकप्रिय नहीं होता है, जनता के बीच अलोकप्रिय हो जाता है। और आप विधायकों को तो खरीद सकते हैं, जनता को कैसे खरीदोगे? 5 किलो अनाज पे जनता बिकती नहीं है। आपको लग रहा होगा, सर्वे करने वाले दे रहे होंगे कि 5 किलो अनाज पे जनता बिक जाती है। जनता भी सब देख रही है, जनता भी जानती है। और कर्नाटक में उसका जो है ट्रेलर दिखाया है। अभी इंटरवल देखिएगा होगा मध्य प्रदेश में, और प्री क्लाइमेक्स होगा, और जो राजस्थान और क्या क्या है, और क्लाइमेक्स आप देखिएगा लोकसभा चुनाव होगा जब बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश, बंगाल सब खड़ा हो जाएगा उनके खिलाफ तन करके। लालू प्रसाद यादव ने जो मैसेज दिया है राजीव जी, बड़ा मैसेज है कि लालू प्रसाद ये ने कहा कि भाई आपको जो करना है कर लो, आपको अगर बंद करना है। हालांकि एक मैं देख रहा था कल सुप्रीम कोर्ट के एक वकील बोल रहे थे कि अब तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जांच करते हुए गिरफ्तार किया जा सकता था। जब जांच कंप्लीट हो गई है, चार्जशीट आपने दायर कर दी है, तो आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते उस व्यक्ति की जिस पे आरोप लगा हुआ है। उस पर बहस होगी, चीजें होंगी, वकील आएंगे और चीजें क्लियर होंगी और फाइनल जजमेंट होगा, तब देखा जाएगा। तो वो तलवार भी नहीं है कानून का तेजस्वी यादव पे कि तेजस्वी यादव को डरा देंगे। और तेजस्वी यादव ने बार बार कहा है कि हम डरने वाले नहीं। अब ये फैला रहे हैं कि आएंगे तेजस्वी, उनको जेल भेजा जाएगा, फिर नीतीश कुमार क्या हो जाएंगे, फलाना हो जाएंगे। अरे नीतीश कुमार बंदर घुड़की से नहीं डरने वाले नेता है वो। मनोज कुमार झा ने भी कल उनका बयान देखा, जो आरजेडी के राज्यसभा के नेता हैं, क्या बयान दिया सुनिए। जो मैं बोल रहा हूं उससे ज्यादा हार्श उन्होंने बोला है। और यह जो हार्श बोला है वो भाषा ईमानदार लोगों की भाषा है। बेईमानों की भाषा इतनी मजबूत भाषा नहीं होती। तो आपको जो करना है कर लीजिए, वो डरने वाले नहीं हैं। और नीतीश कुमार के साथ वो बड़ी ताकत के साथ खड़े हैं। ये जो अफवाह उड़ा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, लोग कह रहे हैं पुराने शिवानंद तिवारी और जगदानंद सिंह और उनके बेटे के बयान दिखा रहे हैं लोग। बदल चुकी है दुनिया, बदल चुकी है चीजें। तो मुझे लग रहा है कि बहुत आसान नहीं है बीजेपी के लिए ये खेल। और उसकी बहुत बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी बहुत मजबूती के साथ देश में दिखाई पड़ रहे हैं। और एक बात जान लीजिएगा, और मैं लास्ट बात बोल दूं, उत्तर प्रदेश में जो ये हिल रहे हैं अखिलेश यादव, उनकी स्थिति गड़बड़ा जाएगी अगर ये इधर उधर करते हैं तो। क्योंकि मुस्लिम वोट देश का ये तय कर चुका है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ जाना है। ये जो क्षेत्रीय दल हैं, बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या कहीं हो, उसमें मुस्लिम बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो बीजेपी से वो जो है टूट के गए थे, कांग्रेस से ही टूट के गए हुए हैं वहां क्षेत्रीय दलों में। और क्षेत्रीय दल जितने भी हैं वो सारे आरएसएस से टूट के आए हुए क्षेत्रीय दल नहीं है। एक शिवसेना को अगर छोड़ दीजिए तो, कि शिवसेना का आधार जो है हिंदूवादी रहा, मान लिया हमने। बाकी सारी पार्टियां कांग्रेस से ही निकल के आई हैं और समाजवादी पार्टियां हैं। तो कांग्रेस और समाजवाद दोनों कभी भी सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले काम नहीं करेंगे। देश के संविधान के साथ, देश की जनता के साथ प्रतिबद्ध हैं। वो प्रतिबद्धता आरएसएस तोड़ सकता है, वो प्रतिबद्धता समाजवादी और कांग्रेस नहीं तोड़ सकती है। जी राहुल लाल जी, आपको भी दिखाई देता है क्या कि कांग्रेस की मजबूती के साथ साथ विपक्ष मजबूत हो रहा है और बेंगलुरु में कुछ और तस्वीर नजर आएगी जहां और भी पार्टियां वहां शामिल होती हुई नजर आती हैं? बिल्कुल, देखिए 7 सितंबर मैं बार बार कहता हूं कि 7 सितंबर 2022 जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, उसके बाद राहुल गांधी ने जो चीजें कही उस पूरे यात्रा में, आज हम लोग देख रहे हैं कि उनकी कही हुई बातें, हालांकि वो लगातार चाहे कोरोना काल में उन्होंने कुछ कहा, वो कितने दूरदर्शी नेता हैं, वो चीजें प्रमाणित हो रही हैं कि किस तरह से हमारे संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है। वो हम लोग देख रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट एक तरह से सोचिए, उन्होंने कहा कि राज्यपाल की भूमिका महाराष्ट्र में जो है कि वो असंवैधानिक थी। उन्होंने ये भी चीज कहा कि अगर उद्धव ठाकरे त्याग पत्र नहीं देते तो समय काल चक्र को पीछे लौटा दिया जाता। तमाम टिप्पणियां हैं सुप्रीम कोर्ट की, यानी सरकार के पूरे गतिविधियों को असंवैधानिक घोषित किया गया। उसके बावजूद भी देखिए ये सरकार जो है कि कहीं से भी जो है कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं, यानी कि संवैधानिक मूल्य, संवैधानिक संस्था
उनके प्रति कोई सम्मान का भावना कम से कम दिखाने के लिए भी ये तैयार नहीं है। तो राहुल गांधी जो कहते हैं, और देखिए जनता के सामने में जो मैसेज गया ना राजीव जी, गारंटी शब्द का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से शोभामान नहीं होता। वो जब गारंटी दे रहे थे एक एक भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई की, सोचिए वो गारंटी तो 2 जुलाई को खारिज हो गई, और एक गारंटी जब राहुल गांधी देते हैं तो जनता विश्वास करती है। उन्होंने 5 गारंटी दिया कर्नाटक में और जनता ने विश्वास किया, और प्रथम एक तरह से कैबिनेट बैठक में ही उस 5 गारंटियों के ऊपर जो मुहर लगा दी गई। तो सोचिए अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, राहुल गांधी की छवि बनाम जो तुलना होती है और बनाम मोदी जी की छवि, तो गारंटी किसके मुख से शोभा देगा? मोदी जी के मुख से तब गारंटी, अब उनको कोई नया शब्द लाना पड़ेगा, सुपर गारंटी, मेगा गारंटी, कुछ नए शब्द लाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बंगलोर की बैठक होगी, देखिए उसमें हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ बी टीम जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्लेबाजी करते हैं, वो लोग ना भी जाए वहां पे, और वो ना जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन विपक्ष इसमें काफी मजबूत, और मुझे पूरा उम्मीद है कि वहां से कुछ बड़ी चीजें निकल कर आएंगी वहां पे, जो भारतीय लोकतंत्र को नई दिशा, नई तस्वीर और नई गति प्रदान करेगी। क्योंकि विपक्ष में इस समय एक बड़ी जबरदस्त किस्म की ऊर्जा दिख रही है, और वो लोगों में भी ऊर्जा दिख रही है। लोग इस समय देखिए, और विपक्ष का अस्तित्व किससे है? देखिए विपक्ष का अस्तित्व कांग्रेस के ऊपर ही निर्भर है। प्रशांत टंडन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2014 की कांग्रेस और 2019 की कांग्रेस और इस समय 2023 की कांग्रेस, इन तीनों में कोई तुलना नहीं है आज के समय की स्थिति में। आज के कांग्रेस के पॉलिसियों के ऊपर हम लोग सोचे, पहले आलोचना करते थे कि राहुल गांधी ने त्यागपत्र दे दिया, अब तक वो पद नहीं संभाल रहे, लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष का पद खाली रहा। आज भारतीय लोकतंत्र में एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जिसके पास निर्वाचित सीधे बिल्कुल, जिस निर्वाचन को पूरे दुनिया ने देखा है कि वहां पे कैसे चुनाव हुआ और निर्वाचित अध्यक्ष प्राप्त है वहां पे। राहुल गांधी सोचिए मणिपुर जा रहे हैं, क्या दूसरे जो तमाम, जो राहुल गांधी की जिम्मेवारी है मणिपुर में शांति उपस्थित कराना। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन, ट्रिपल इंजन के तमाम नारे वादे करती है, उनकी जिम्मेवारी नहीं है। जो तमाम जो दूसरे जो दल है उनकी जिम्मेवारी नहीं है। तो एक जो राजनीति में संवेदनशीलता होती है, जनता की बातों को सुनना समझना, उन स्थितियों ने कांग्रेस को मजबूत बनाया। कांग्रेस के मजबूती के कारण ही विपक्षी गठबंधन की स्थिति राजीव जी मजबूत है। अगर कांग्रेस कमजोर होती तो फिर इस विपक्षी गठबंधन का भी कोई ज्यादा अस्तित्व नहीं था। इसलिए बंगलोर का जो मीटिंग होगी वो मीटिंग एक तरह से काफी मजबूत और निर्णायक मीटिंग होगी, ऐसा मैं मानता हूं। जी, बंगलोर की मीटिंग मजबूत निर्णायक होगी। एक छोटा सा कमेंट चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, कार्यक्रम समाप्त करूं। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र ने विपक्ष को एकजुट कर दिया है? निश्चित तौर पर राजीव जी विपक्ष को एकजुट कर दिया महाराष्ट्र की घटना ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में दहाड़ रहे थे और कह रहे थे कि ईडी जो सबको एकजुट कर रही है, तो प्रधानमंत्री सच बोल रहे थे। प्रधानमंत्री झूठ थोड़ी बोलते हैं, प्रधानमंत्री सच बोलते हैं। अब लोगों की ये कमी है कि वो उसमें से सच नहीं पकड़ पाते कि प्रधानमंत्री ने सच क्या बोला। अब प्रधानमंत्री ने जैसे कहा था भोपाल में कि सारे भ्रष्टाचारियों को जो है वो कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ, तो अब लोगों ने उसमें सच नहीं पकड़ा, लोगों ने उसमें झूठ पकड़ लिया, तो उसमें प्रधानमंत्री की क्या गलती है? उन्होंने तो कहा था सारे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई हुई है सारे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र ने कुल मिलाकर के विपक्ष को एकजुट किया है। और महाराष्ट्र की जो गतिविधियां सामने आई है भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा निश्चित तौर पर राजीव जी दिख रही है। और ये 2024 से पहले ये प्रयास सब जगह करेंगे कुछ ना कुछ करने का, जहां कोई लेना देना होगा तो भी, और लेना देना नहीं होगा तो भी ये करेंगे। चूंकि ये लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि अब 2024 में जो है वो स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ रही हैं, जनता जो अपने सवाल पूछ रही है, तो ये परिस्थितियां इनके सामने है। विपक्ष ने भी जो है इसको महाराष्ट्र ने इसलिए एकजुट किया कि जो लोग अभी तक थोड़े बहुत ढुलमुल हो रहे थे, अब जैसे आपने कहा कि अखिलेश यादव जाके पहुंच गए वहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, केसीआर से, तो हो सकता है कुछ व्यापारिक डील भी हो, क्योंकि अखिलेश यादव व्यापारी भी तो है, ऐसा थोड़ी है कि राजनेता ही है। तो हो सकता है वहां हो, और तेलंगाना में भी उनका हो सकता है कुछ व्यापार हो, कुछ गए हो, तो वो व्यापारिक डील भी कुछ हो सकती है, कुछ भी हो। तो लेकिन अगर अखिलेश यादव के मन में अगर कुछ ऐसा है, मुझे लगता नहीं है कि अब होगा ऐसा, अगर ऐसा कुछ होता तो पहुंचते नहीं जाकर के वहां पटना की बैठक में। लेकिन अगर मन में कुछ ऐसा है कि साहब केसीआर के साथ मिलके जो है अलग कुछ बनाया जाएगा, तो जो केसीआर का तेलंगाना में हाल होना है, तो अखिलेश यादव फिर तैयार रहेंगे उत्तर प्रदेश में उस हाल के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव समझदार व्यक्ति हैं। और देखिए उनके ऊपर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो अभी तक कोई भी चुनाव जो है वो अपने बल पर नहीं जीते हैं। तो ये उनको एक अपने स्वयं को साबित करने का भी मौका है, और ये स्वयं को तभी साबित कर सकते हैं जब पूरी विपक्षी एकता के साथ वो मिलकर के खड़े हो। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत फहमी जो है उनके मन में होगी
भारतीय जनता पार्टी अगर गलतफहमी फैला रही है तो अच्छी बात है, वो फैलाती है, उसका अपना काम है। लेकिन अखिलेश यादव के मन में इस तरीके को मुझे लगता है गलतफहमी नहीं होगी। कुल मिला के महाराष्ट्र की घटना ने विपक्ष को एकजुट किया है, और जो थोड़ा बहुत जिनके मन में संशय था अभी, वो भी अब जो है वो सब एकजुट हो गए, अब एकजुट हो गए हैं। और सबकी नज़रें टिकी हुई हैं 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक, और उससे पहले महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है, चाचा भतीजा की लड़ाई कहां तक आगे पहुंचती है, और इस बीच तलवार जो है लटकी हुई शिंदे पर भी है। तो शिंदे साहब कहां रहते हैं, अजित पवार कहां रहते हैं, शरद पवार का क्या रोल होता है, ये सब कुछ महाराष्ट्र में। लेकिन महाराष्ट्र से बाहर दूसरे राज्यों की अगर तस्वीर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा चर्चा